गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग सभी को। आई होप सब अच्छे होंगे। और आज हम लोग मेजर एंड इंटीग्रेशन को पढ़ने वाले हैं। तो मेजर एंड इंटीग्रेशन का बेसिक इंट्रोडक्शन लेते हुए हम जो टॉपिक्स कवर करेंगे उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। बस उससे पहले जस्ट एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। मेजर एंड इंटीग्रेशन के अंदर हमें मेजर वाला टॉपिक करना होता है और लीबेग इंटीग्रेशन पढ़ना होता है बेसिकली। तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारे पास तीन टाइप के इंटीग्रेशन होते हैं: रीमान इंटीग्रेशन, ठीक है, रीमान इंटीग्रेशन, रीमान स्टेल्जिस इंटीग्रेशन एंड लीबेग इंटीग्रेशन। रीमान इंटीग्रेशन में फंक्शन का बाउंडेड होना ज़रूरी होता है और फंक्शन की डोमेन हमेशा फाइनाइट होती है। जैसे ए टू बी कर रहे हैं तो ए और बी फाइनाइट होने चाहिए, तो हम इसको रीमान इंटीग्रेशन के टर्म्स में समझ सकते हैं। तो ये रीमान इंटीग्रेबल होगा, ठीक है। ई शुड बी बाउंडेड, फंक्शन शुड बी बाउंडेड एंड डोमेन शुड बी फाइनाइट। रीमान स्टिल्जेस के अंदर फंक्शन बाउंडेड वेरिएशन का होना चाहिए। देखो, बाउंडेड वेरिएशन का मतलब क्या है कि सडनली हाईएस्ट और लोएस्ट वैल्यू इंक्रीज डिक्रीज नहीं होनी चाहिए, ठीक है। या तो स्ट्रेटली इंक्रीज करें तो वह बाउंडेड वेरिएशन कहलाएगा। एंड लीबेग इंटीग्रेबल कब होगा? अगर फंक्शन हमारा मेजरेबल है तो डोमेन है फंक्शन की, वो मेजरेबल सेट पर डिफाइंड होनी चाहिए। मतलब फंक्शन का मेजरेबल होना जरूरी है और जिस सेट पे वो फंक्शन डिफाइंड है वो भी मेजरेबल सेट होना चाहिए। तब फंक्शन हमारा लीबेग इंटीग्रेबल हो जाएगा, है ना। तो हमें दो चीज़ें समझनी है कि मेजरेबल फंक्शन क्या होता है और किसी सेट को हम लोग मेजरेबल कब बोलते हैं। और तीसरा हमारे पास एग्जाम्पल, जैसे कि फंक्शन का इंटीग्रेशन निकालना है, ई सेट पे निकाल रहे हैं, तो नेचुरल नंबर, रैशनल, ए बी, ये सारे के सारे मेजरेबल होते हैं। तो ये चीज़ हमें देखनी है। इसके आगे नेक्स्ट हम देखते हैं। तब देखो कि अब कुछ कुछ पॉइंट्स जो इसकी थियरी में आएंगे वो देखो कि अगर हर कॉन्टिन्यूस फंक्शन लिबेग इंटीग्रेबल होगा ओवर मेजरेबल सेट। कोई भी कॉन्टिन्यूस फंक्शन आप ले लो, है ना, जो ब्रेक ना करे, तो लीबेग इंटीग्रेबल होगा किसी भी मेजरेबल सेट के ऊपर, है ना। सेट मेजरेबल होना चाहिए तो उसके ऊपर लीबेग इंटीग्रेबल वो हो जाएगा। कोई भी सेट ई अगर हम ले लें, ठीक है, तो हो सकता है वो इंटरवल हो। तो रिमान थ्योरी के अकॉर्डिंग इसमें एप्लीकेबल नहीं है वो थ्योरी। रिमान थ्योरी एप्लीकेबल नहीं है इंटरवल के अंदर। रिमान थ्योरी एप्लीकेबल नहीं होती है ना। कॉन्टिन्यूस फंक्शन तो रिमान इंटीग्रेबल हो जाएगा। अब अगर हम कॉन्टिन्यूस से थोड़ी छोटी कंडीशन लाए, बाउंडेडनेस, तो हर बाउंडेड फंक्शन और मेजरेबल फंक्शन मेजरेबल सेट के ऊपर वो लिबेग इंटीग्रेबल होगा, ठीक है। तो अगर कॉन्टिन्यूस नहीं लेना चाहता कोई दिक्कत नहीं है, कॉन्टिन्यूस मत लाओ फंक्शन, बट बाउंडेड और मेजरेबल तो ले ही आओ, तो मेजरेबल सेट पे वो लिबेग इंटीग्रेबल हो जाएगा। अगर कोई फंक्शन अनबाउंडेड है और मेजरेबल फंक्शन के ऊपर डिफाइंड है, मतलब बाउंडेड नहीं है, अब देखो और छोटी कंडीशन अनबाउंडेड, मतलब अलग कंडीशन ले आए, बट किसी मेजरेबल सेट पर डिफाइंड है, तो हो सकता है वो इंटीग्रेबल हो सकता है इंटीग्रेबल ना हो। नेक्स्ट, अगर कोई भी फंक्शन हमारा प्रॉपर रिमान इंटीग्रल है, रिमान इंटीग्रेबल है प्रॉपर, तो वो लिबेग इंटीग्रेबल भी हो जाएगा। इम्प्रॉपर की गारंटी नहीं मिलती। इम्प्रॉपर रिमान इंटीग्रेबल फंक्शन मे और मे नॉट बी लिबेग इंटीग्रेबल। अब हमारे पास इंटीग्रल दो टाइप के होते हैं, एक होता है बाउंडेड, ठीक है, एक होता है प्रॉपर इंटीग्रल, एक होता है इम्प्रॉपर इंटीग्रल। तो प्रॉपर इंटीग्रल आप ऐसे समझो कि फंक्शन बाउंडेड होना चाहिए और उसकी लिमिट भी फाइनाइट होनी चाहिए, तो इसको प्रॉपर बोलेंगे। इम्प्रॉपर क्या होगा कि फंक्शन हमारा अनबाउंडेड हो जाए। जैसे dx अपॉन एक्स का इंटीग्रल करना है तो 1 अपॉन एक्स फंक्शन तो अनबाउंडेड होता है 0 to 1 डोमेन में, तो ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल को डिनोट करेगा। सिमिलरली साइन एक्स अपॉन एक्स, एक्स इक्वल टू 0 पर इसका डिनोमिनेटर 0, तो साइन एक्स अपॉन एक्स पूरी क्वांटिटी इनफाइनाइट पे जाएगी, तो अनबाउंडेड फंक्शन है ये भी, तो ये भी इम्प्रॉपर इंटीग्रल में आएगा। अब यहाँ पे चाहे इम्प्रॉपर की लिमिट फाइनाइट हो, जैसे 0 to 1 है, चाहे 0 to ∞ हो, दोनों ही केस में ये इम्प्रॉपर कहलाएगा। तो ये हमारे पास दो टाइप के इंटीग्रल माने जाते हैं। अब हमारे पास रिमान इंटीग्रल और लिबेग इंटीग्रल में एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट ये भी आपके सामने आता है कि अगर हमारे पास कोई भी फंक्शन रिमान इंटीग्रेबल है तो उसकी मॉडुलस वैल्यू भी रिमान इंटीग्रेबल होगी। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द फंक्शन इज आल्सो रिमान इंटीग्रेबल। लिबेग इंटीग्रल में ये इफ एंड ओनली इफ है कि फंक्शन अगर लिबेग इंटीग्रेबल है ना, तो उसका जो मॉड वैल्यू होती है वो भी लिबेग इंटीग्रेबल होती है। तो फंक्शन का लिबेग इंटीग्रल चेक करना है तो उसके मॉडुलस का चेक कर लो,
मीन्स मॉड एफ का चेक कर लो, और मॉड एफ का चेक कर लिया तो फंक्शन का ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो ये सुपीरियरिटी है लीबेग इंटीग्रेबल की रीमान इंटीग्रेबल के ऊपर, कि लीबेग अगर कोई हो गया ना तो फिर मॉड एफ और एफ दोनों ही लीबेग इंटीग्रेबल हो जाएंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लो, अगर हम फंक्शन ले 0 to 1 और x ले ले रैशनल से बिलोंग करने वाला, और 0 ले ले जब x इरेशनल से बिलोंग करेगा, तो रैशनल वाला फंक्शन हमारे रैशनल वाले सेट के ऊपर फंक्शन हमारा एक तरीके से लीबेग इंटीग्रेबल हो जाता है। तो फंक्शन हमारे पास यहाँ पे रीमान इंटीग्रेबल तो नहीं है, बट लीबेग इंटीग्रेबल वो हो गया, जहाँ पे a to b इस फंक्शन का जो इंटीग्रेशन है वो 0 होगा, क्योंकि q हमारे पास काउंटेबल है तो इसका मेजर 0 होता है। तो वहाँ से हम इसका थ्योरी हम पढ़ेंगे तब इसका यूज़ करेंगे। 0 to 1 में फंक्शन अगर x रैशनल इरेशनल है तो 1 और रैशनल है तो 0, इसमें इसका इंटीग्रल जो आएगा दैट इज b माइनस a। इसके अलावा अगर फंक्शन हमारे पास है 2x+3 3x+2 और इस डोमेन पर डिफाइंड है, तो फंक्शन हमारा ये फंक्शन बाउंडेड भी है, रीमान इंटीग्रेबल ये हो जाएगा हमारे पास, डोमेन फाइनाइट भी है इसकी, ठीक है। दूसरी बात फंक्शन हमारा लीबेग इंटीग्रेबल है ना, और फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूस फंक्शन भी है ये। तो आप ऐसे समझना है हमारे पास, ठीक है। अब यहाँ पे हम आगे इस चीज को कवर करते हैं, आगे देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। अगर हम फंक्शन ले लें sin x ओवर x सभी x बिलोंग्स टू रियल नंबर के लिए, तो ये फंक्शन हमारा रीमान इंटीग्रेबल हो जाएगा ओवर द सेट ऑफ रियल नंबर, पर फंक्शन हमारा लीबेग इंटीग्रेबल नहीं होगा। तो रीमान इंटीग्रेबल और लीबेग इंटीग्रेबल एक अलग अलग बातें होती हैं। तो ये फंक्शन हमारा अनबाउंडेड फंक्शन है, तो ये अनबाउंडेड फंक्शन होने के बाद भी रीमान इंटीग्रेबल नहीं है, बट ये लीबेग इंटीग्रेबल है। जैसे कि -∞ से इन्फिनिटी sin x ओवर x dx, तो ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल है, बट स्टिल ये लीबेग इंटीग्रेबल होगा, जिसकी वैल्यू हम लोग या तो हम कैलकुलस ऑफ रेसिड्यू से फाइंड हम कर सकते हैं, या डिफरेंशियल अंडर इंटीग्रल साइन से फाइंड आउट कर सकते हैं, जो कि π/2 आ जाती है। π/2 2 से 2 कैंसिल पाई आ जाती है। अब यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास है कि अगर कोई फंक्शन प्रॉपर रीमान इंटीग्रल है तो वो लीबेग इंटीग्रेबल भी हो जाएगा, स्टेटमेंट है। अगर प्रॉपर रीमान इंटीग्रेबल है तो लीबेग इंटीग्रेबल होगा, और अगर लीबेग इंटीग्रेबल नहीं है तो रीमान इंटीग्रेबल भी नहीं होगा, ठीक है। अब 3 पार्ट में हमारा ये डिवाइडेड है कंप्लीट मेजर एंड इंटीग्रेशन। ऐसे समझो कि पहला पार्ट हम लोग मेजरेबल सेट के लिए पढ़ते हैं, इसके रिगार्डिंग थियरम। सेकेंड पार्ट मेजरेबल फंक्शन के लिए पढ़ते हैं, और थर्ड पार्ट लीबेग इंटीग्रल के लिए पढ़ते हैं, इंटीग्रेशन करना सीखते हैं। तो हम लोग इस वाली वीडियो के अंदर मेजरेबल सेट को पढ़ने वाले हैं। लिटिल वुड प्रिंसिपल बोलता है कि ऑलमोस्ट, है ना, ऑलमोस्ट हर सेट मेजरेबल होता है और ऑलमोस्ट हर फंक्शन कॉन्टिन्यूस होता है। तो ये दो बातें बोलता है कि लगभग हर सेट मेजरेबल होगा और हर फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा। हर कॉन्टिन्यूस फंक्शन मेजरेबल हो जाएगा, हर कॉन्टिन्यूस फंक्शन मेजरेबल हो जाएगा। अब आगे देखो, नॉन मेजरेबिलिटी इज डिफाइंड विद द हेल्प ऑफ चॉइस एक्सियम। तो अगर हमें नॉन मेजरेबिलिटी बतानी है कि फंक्शन मेजरेबल नहीं है, तो आप चॉइस एक्सियम का सहारा लोगे। जैसे अगर हमारे पास यहाँ पे 2 सेट हैं, फाइनाइट और इनफाइनाइट, तो फाइनाइट सेट के लिए हम लोग एलिमेंट्स के बीच में, सेट और नेचुरल नंबर के बीच में एक 1-1 ऑन टू कॉरेस्पॉन्डेंस ढूंढ सकते हैं, तो सेट फाइनाइट कहलाएगा। कि इफ a set is said to be finite if it can be made similar to a set of natural number, तो फाइनाइट होगा। अगर n तक जा रहा है तो हम लोग एक फाइनाइट सेट के मतलब n का एक सबसेट ले सकते हैं और उसके हम लोग 1-1 ऑन टू कॉरेस्पॉन्डेंस दिखा सकते हैं। इनफाइनाइट सेट में हम लोग कैसे बोलते हैं कि सेट इक्वल है, तो कोई भी इनफाइनाइट सेट हमारे पास, इनफाइनाइट मतलब सेट कब बोला जाता है कि अगर वो अपने किसी भी सबसेट के, प्रॉपर सबसेट के इक्विवेलेंट हो जाए। तो अगर कोई भी सेट इक्विवेलेंट हो जाता है अपने किसी प्रॉपर सबसेट के, तो फिर वो इनफाइनाइट हो जाता है, और अगर वो इक्विवेलेंट नहीं हो पाता तो वो फाइनाइट बन जाता है। क्योंकि कोई भी 2 फाइनाइट सेट इक्विवेलेंट तभी हो सकते हैं जब उनमें नंबर ऑफ एलिमेंट सेम हो, अदरवाइज नहीं हो सकते। बट इनफाइनाइट में तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात ही ढंग से नहीं कर पाते ना, एलिमेंट्स इनफाइनाइट है, ठीक है। ये बात हमें यहाँ पे समझनी है। इसके अलावा आप आगे देखो कि सेट हमारा 2 टाइप का होता है, फाइनाइट और इनफाइनाइट।
फाइनाइट सेट काउंटेबल होता है, इनफाइनाइट सेट इन्यूमरेबल भी हो सकता है, नॉन न्यूमरेबल भी हो सकता है। इन्यूमरेबल मतलब होता है काउंटेबल और नॉन इन्यूमरेबल मतलब होता है अनकाउंटेबल। कुछ सेट को हम लोग इन्यूमरेबल कब बोलते हैं, मीन्स काउंटेबल कब बोलते हैं, अगर 1-1 कॉरेस्पॉन्डेंस मिल जाए एलिमेंट्स ऑफ सेट एस की और नेचुरल नंबर के बीच में, दैट मीन्स एफ शुड बी अ फंक्शन फ्रॉम ए टू एन दैट शुड बी 1-1 एज वेल एज ऑन टू, या फिर फंक्शन एन से ए में बना लो दैट शुड बी 1-1 एंड ऑन टू, एक ही बात है। देन ए को हम लोग एन के सिमिलर बोलते हैं। नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रैशनल, एल्जेब्राइक, ये सारे इन्यूमरेबल होते हैं। इरेशनल, रियल, ट्रांसीडेंटल, ये सारे नंबर नॉन इन्यूमरेबल होते हैं। इन्यूमरेबल मतलब काउंटेबल से समझ लो। अब जो मेजर होता है किसी भी सेट का वो लेंथ फंक्शन का जनरलाइजेशन होता है। मेजर शुड इज अ जनरलाइजेशन ऑफ लेंथ फंक्शन। लेंथ नापनी है सेट की तो आप मेजर को पढ़ते हो। एग्जाम्पल के लिए हर सबसेट किसी भी इन्यूमरेबल सेट का इन्यूमरेबल होता है, काउंटेबल सेट का हर सबसेट काउंटेबल होता है, और काउंटेबल यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट इज काउंटेबल, है ना। इन्यूमरेबल यूनियन ऑफ इन्यूमरेबल सेट इज इन्यूमरेबल, है ना। और इन्यूमरेबल यूनियन ऑफ इन्यूमरेबल सेट को हम लोग यूनियन ऑफ ए आई से दिखाते हैं, जहाँ पे आई बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो एक काउंटेबल यूनियन है क्योंकि आई एन पे वेरी कर रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं। तो मेजर ऑफ अ सेट हम स्टार्ट करते हैं। तो मेजर ऑफ सेट जैसे मैंने बताया कि लेंथ फंक्शन का जनरलाइजेशन है, किसी भी इंटरवल की लेंथ का जनरलाइजेशन। किसी भी इंटरवल की लेंथ कैसे डिफाइन करते हैं, एल आई से दिखाते हैं, विच इज इक्वल टू बी माइनस ए। आई चाहे ओपन हो, चाहे सेमी ओपन हो, चाहे क्लोज्ड हो, सब केस में लेंथ बी माइनस ए ही होगी। एग्जिस्टेंस ऑफ इंटरवल, इंटरवल एग्जिस्ट तब करता है जब ए बी से छोटा हो, तभी तो इंटरवल के एग्जिस्टेंस की बात होती है। अगर ए और बी इक्वल हैं तो इंटरवल की लेंथ जीरो हो जाएगी। भाई दोनों एलिमेंट इक्वल हैं तो इंटरवल में से फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं तो जीरो ही तो आएगा। तो इंटरवल जो होगा ये वाला ए इक्वल टू बी वाला, ये डीजनरेट केस है। ठीक है, आई इज इक्वल टू सिंगलटन सेट का। जैसे कि पॉइंट जो होता है वो सर्कल का डीजनरेट केस होता है, छोटा छोटा करते रहेंगे एक हमारे पास एक सर्कल को तो पॉइंट की तरह बिहेव करेगा। ये पॉइंट को एनलार्ज करते रहेंगे तो सर्कल बन जाएगा। इफ आई सेट हमारा इन्फानाइट है तो लेंथ ऑफ इंटरवल इन्फानाइट होती है, इसको एल आई इज इक्वल टू इन्फिनिटी से डिनोट कर सकते हैं। फिर हमारे पास यहाँ पे टर्म आती है सेट फंक्शन वगैरह, उसको देखो। सो अगर हमारे पास यहाँ पे बात हो रही है सेट फंक्शन की, तो सेट फंक्शन क्या होता है, एक फंक्शन को हम लोग सेट फंक्शन बोलते हैं अगर उसकी जो डोमेन है वो क्लास ऑफ सेट हो जाए। मतलब अगर किसी फंक्शन की डोमेन क्लास ऑफ सेट हो जाती है तो उसको हम लोग सेट फंक्शन बोलते हैं। तो डोमेन डी से आर में फंक्शन बनेगा, डोमेन में सारे सेट्स आएंगे। ठीक है, डोमेन में क्या आएंगे, सेट्स। यहाँ पे डी ए बी सी के इक्वल है, ए बी सी इटसेल्फ सेट्स है। हर इंटरवल एक सेट हो सकता है बट हर सेट एक इंटरवल नहीं हो सकता, जरूरी नहीं है। देखो इंटरवल की कंडीशन है कि अगर इंटरवल ए बी के अंदर वो सारे रियल नंबर आते हैं जो ए और बी के बीच में आते हैं, बट सेट बनने के लिए हमारे पास ऐसी कोई कंडीशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती। सेट में जस्ट वो सबसेट होना चाहिए। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए ना आप दो इंटरवल ले लो, उनका यूनियन अगर वो दोनों डिसजॉइंट है तो वो इंटरवल नहीं बन पाएगा, बट वो उनका यूनियन सेट जरूर बन जाएगा। ठीक है, और वैसे भी देख लो कि नेचुरल नंबर का सेट होता है, नेचुरल नंबर का इंटरवल नहीं होता, ये बात ध्यान रखनी। अब कॉन्सेप्ट ऑफ लेंथ ऑफ एन इंटरवल इज एक्सटेंडेड एज लेंथ फंक्शन। तो अगर इंटरवल की लेंथ हमें निकालनी है तो उसको लेंथ फंक्शन से हम लोगों ने एक्सटेंड कर दिया है, मतलब लेंथ निकालने को हमने लेंथ फंक्शन बना दिया। और लेंथ फंक्शन क्या होता है कि लेंथ फंक्शन सारे पी आई से आर में जाता है। पी आई मतलब जो आई इंटरवल है उसके जितने भी सबसेट्स हैं वो यहाँ पे आप रखोगे तो पावर सेट ऑफ इंटरवल बनेगा, उससे रियल नंबर पे जाना है तो ये लेंथ फंक्शन होगा। और लेंथ फंक्शन कैसे डिफाइंड होता है, लेंथ हमेशा ऑलवेज पॉजिटिव होती है तो इसको नॉन नेगेटिविटी बोलते हैं फॉर ऑल इंटरवल बिलोंगिंग्स टू पावर सेट ऑफ इंटरवल्स। और अगर हमें यूनियन ऑफ आई आईज का निकालनी है लेंथ, मतलब आपने जो इंटरवल लिए हैं उसके जितने भी सबसेट हो सकते हैं, है ना, इंटरवल के सबसेट बनेंगे, उनकी लेंथ का उनकी यूनियन ले लो पहले आप, उन सबकी यूनियन ले लो लेंथ का, ऑफ मतलब यूनियन ले लो इंटरवल का और उसकी लेंथ निकालो। वो इक्वल होती है सम कर दो लेंथ ऑफ इंडिविजुअल इंटरवल्स की। ठीक है ना, बट एक कब पॉसिबल है, अगर हमारे इंटरवल डिसजॉइंट है, मतलब आई इंटरसेक्शन आई जे शुड बी एम्प्टी, यहाँ पे एम्प्टी आएगा। ठीक है, ये एम्प्टी होना चाहिए सेट, कि जब जब हमारा सेट डिसजॉइंट होंगे मतलब उनका इंटरवल एम्प्टी होगा, उनका इंटरसेक्शन एम्प्टी होगा, तो उस केस के अंदर
हम लोग बोल सकते हैं कि यूनियन ऑफ इंटरवल की जो लेंथ होगी वो लेंथ ऑफ इंटरवल के सम के इक्वल होगी, ठीक है ना। इस प्रॉपर्टी को एडिटिविटी बोलते हैं कि अगर इंटरसेक्शन इंटरवल डिसजॉइंट है तो ये काम करेगी। इन जनरल क्या होता है कि यूनियन ऑफ इंटरवल का जो लेंथ होता है वो लेंथ ऑफ इंटरवल के सम से हमेशा छोटा होता है, इसको सब एडिटिविटी बोलते हैं। कि अगर डिसजॉइंट नहीं है तो हम सिर्फ छोटा बोलेंगे, अगर डिसजॉइंट है तो इक्वल भी हो जाएंगे। फिर हमारे पास आता है कि अगर हमारे पास कोई भी रियल नंबर है, फॉर एनी रियल नंबर, यहां देखो, फॉर एनी रियल नंबर x, लेंथ ऑफ i प्लस एक्स का मतलब होता है i इंटरवल की लेंथ के इक्वली, क्योंकि x ऐड कर रहे हैं तो हर एक एलिमेंट में x ऐड हो जाएगा। इसको ट्रांसलेशनल प्रॉपर्टी बोलते हैं। जैसे i 2 3 है, x 5 है, तो i प्लस एक्स में क्या होगा, 2 में भी 5 ऐड होगा, 3 में भी 5 ऐड होगा, और जितने भी एलिमेंट्स 2 और 3 के बीच में आएंगे सब में 5 ऐड होगा। तो पूरा इंटरवल ये 2,3 5 यूनिट शिफ्ट होकर 7,8 पे आ जाएगा। इनफैक्ट आई प्लस एक्स को हम लोग कोसेट के इक्विवेलेंट मान सकते हैं। कोसेट में भी यही होता है कि आई प्लस एक्स में वो सारे एलिमेंट आते हैं जहाँ पे ए प्लस एक्स से बी प्लस एक्स में हमारा टी जाएगा। आई प्लस एक्स लीनियर सम भी बोल सकते हो, आई और सिंगलटन एक्स का। और पी आई, जो हमने यहाँ पे पी आई यूज करा हर जगह पर, ऊपर भी यूज करा पी आई, ये क्या होता है, दिस इज नथिंग बट कलेक्शन ऑफ इंटरवल्स, है ना, मीन्स पावर सेट ऑफ इंटरवल बोल लो। अब द कॉन्सेप्ट ऑफ लेंथ एज डिस्कस्ड अबव इज एप्लीकेबल फॉर इंटरवल्स ओनली, है ना। अभी जो हमने डिफाइन करा है वो इंटरवल पे ही काम करेगा। अब हम इसको सेट पे भी ले जाने वाले हैं। मतलब ये कहने का मतलब ये है कि जो डोमेन होगा लेंथ फंक्शन का वो हमारे पास क्या होना चाहिए, इंटरवल होगा। बेसिकली इज अ कलेक्शन ऑफ इंटरवल, है ना। डोमेन ऑफ लेंथ फंक्शन इज अ कलेक्शन ऑफ इंटरवल। अब आगे बढ़ते हैं। सो लेंथ ऑफ ओपन सेट कैसे डिफाइन करी जाती है, तो सबसे पहले आप एक ओपन सेट लो जी रियल नंबर पे, तो इस ओपन सेट को हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं काउंटेबल यूनियन ऑफ म्यूचुअली डिसजॉइंट ओपन इंटरवल, है ना। हर ओपन सेट को काउंटेबल यूनियन ऑफ म्यूचुअली डिसजॉइंट ओपन इंटरवल्स के रूप में हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मीन्स अगर जी कोई भी ओपन सेट है तो इसको लिखा जा सकता है यूनियन ऑफ आई आई वेयर आई 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 आर म्यूचुअली डिसजॉइंट ओपन इंटरवल। दैट मीन्स लिखेंगे ऐसे कि आई आई और आई जे का इंटरसेक्शन एम्प्टी होगा जब जब आई और जे इक्वल नहीं होंगे। और लेंथ ऑफ जो जी इंटरवल है, तो लेंथ ऑफ जी जो है ओपन सेट वो होगा लेंथ ऑफ यूनियन ऑफ आई आई। मतलब पहले हमें इंटरवल्स को डिसजॉइंट बनाना पड़ेगा, तो उसकी जो लेंथ होगी यूनियन की लेंथ वो उस जी की लेंथ के इक्वल हो जाएगी, जी सेट के लेंथ के इक्वल हो जाएगी, विच इज इक्वल टू सम ऑफ लेंथ ऑफ इंटरवल। तो वो इंटरवल के लेंथ के सम के इक्वल हो जाएगी, जहाँ पे आई एन से वेरी करेगा, I1 I2 I3 ऐसे करके, जहाँ पे G1 सबसेट है G2 का। ठीक है, यहाँ पे एक वर्ड आपका जरूरी आपको ध्यान रखना है, काउंटेबल। तो सेट को काउंटेबल के रूप में लिखा जा सकता है। सो अगर G1 G2 का सबसेट है तो G1 का लेंथ भी G2 का लेंथ से छोटी ही होगी, ये बराबर होगी, क्योंकि सबसेट में इक्वल भी हो सकता है। G अगर हमारा A, B इंटरवल का सबसेट है या A, B I के इक्वल है तो डेफिनेटली G की जो लेंथ होगी वो B माइनस ए तो छोटी होगी, क्योंकि इसकी लेंथ B माइनस ए होती है। ठीक, और अगर हमारे पास ये दो चीज है कि जी इंटरवल की लेंथ बी माइनस ए से छोटी है, तो अगर मैं यहां पे लेंथ ऑफ एफ कर लूं और वो हो जाएगी टोटल लेंथ में से एफ कॉम्प्लीमेंट की लेंथ को माइनस करके। जैसे आप किसी भी सेट को कैसे लिखते हो, अगर हम किसी भी सेट में ऐड कर लें उस सेट का कॉम्प्लीमेंट तो पूरा यूनिवर्सल सेट बन जाता है। तो अगर यूनिवर्सल सेट निकालना है तो सेट में से, मतलब सेट निकालना है तो यूनिवर्सल में से कॉम्प्लीमेंट को माइनस कर दो। यहाँ पर भी सेम वही है कि अगर एफ की हमें लेंथ चाहिए, जहाँ पे एफ डेफिनेटली कोई सेट होगा, तो आप बी माइनस ए में से एफ कॉम्प्लीमेंट को हटा दो। बी माइनस ए पूरी यूनियन मतलब पूरे इंटरवल की लेंथ है, तो वहाँ से हमारे पास ये चीज़ आ जाती है। इसका यूज भी काफ़ी होता है। इसके बाद आता है लेंथ ऑफ मेजर, लेंथ ऑफ अ सेट और मेजर ऑफ अ सेट। इसको समझते हैं। लेंथ और मेजर ऑफ अ सेट क्या होता है। द लेंथ ऑफ आर्बिट्ररी सेट इज एक्सटेंडेड एज मेजर एम ऑफ द सेट। किसी भी आर्बिट्ररी सेट की लेंथ को हम लोग मेजर ऑफ सेट से दिखाते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं, डेफिनेटली मेजर लिखते हैं। और जो मेजर होता है, पहली बात तो वो नॉन नेगेटिव होता है, एक रियल वैल्यूड फंक्शन होता है, और सेट फंक्शन होता है, और एक्सटेंडेड रियल वैल्यूड, मतलब इसमें इन्फिनिटी भी आ जाएगा। तो इन चारों बातों को हम लिखेंगे, समझेंगे अभी। बट ये सेट इस मतलब मेजर को इन चार कंडीशन को भी सेटिस्फाई करना है। पहला, जो भी मेजर हम लिख रहे हैं वो डिफाइंड होना चाहिए हर एक ई बिलोंग्स टू पी आर के लिए।
मतलब रियल लाइन के जो भी सबसेट बन सकते हैं, पी आर मतलब पावर सेट ऑफ रियल नंबर, तो जो भी इसके सबसेट्स का कलेक्शन होगा उससे ई बिलोंग करना चाहिए, तो मेजर उसकी डिफाइन होनी चाहिए उस सेट की, ऐसा ना हो कि डिफाइन ना हो पा रही हो। फिर इंटरवल का जो मेजर होगा वो लेंथ ऑफ इंटरवल के इक्वल लिखा जाएगा फॉर एन इंटरवल, मतलब मेजर इज इक्वल टू लेंथ बन जाएगा इंटरवल के लिए, है ना। नेक्स्ट, यूनियन ऑफ ई आई का जो मेजर है, काउंटेबल यूनियन हम करें ई आई का, उसका जो मेजर होगा वो इक्वल होना चाहिए सम ऑफ मेजर ऑफ ई आईज के। मीन्स डिसजॉइंट इंटरवल्स अगर हम ले लें ई आई ई जे, तो उसके लिए मेजर इनका इक्वल होना चाहिए, यूनियन का मेजर उनके सम के मेजर के इक्वल होना चाहिए। काउंटेबल एडिटिविटी प्रॉपर्टी बोलते हैं। फिर ट्रांसलेशनल प्रॉपर्टी भी होल्ड करनी चाहिए कि ई प्लस एक्स का मेजर ई के मेजर के इक्वल होना चाहिए फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू फिक्स रियल नंबर। तो ये चार प्रॉपर्टीज अगर कोई सेटिस्फाई करता है, ठीक है, और कौन सेटिस्फाई करेगा, एक नॉन नेगेटिव एक्सटेंडेड रियल वैल्यू सेट फंक्शन सेटिस्फाई करेगा। अब एक एक करके इन टर्म्स का मतलब समझते हैं कि सेट फंक्शन क्या होता है, रियल वैल्यूड क्या होता है, नॉन नेगेटिव से क्या मतलब है, तो हम इसको तब जाके बोलेंगे कि भाई मेजर ऑफ सेट डिफाइन करी जा रही है। देखिए, सेट फंक्शन मतलब एक फंक्शन जिसका डोमेन कलेक्शन ऑफ सेट हो और रेंज रियल नंबर हो। नॉन नेगेटिव मतलब फंक्शन की जो वैल्यू है एफ ई ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए, दैट इज शुड बिलोंग्स टू कलेक्शन ऑफ सेट। एक्सटेंडेड रियल वैल्यूड फंक्शन का मतलब एम एक फंक्शन है जो पी आर से आर स्टार में जा रहा है। मतलब एक्सटेंडेड रियल वैल्यूड फंक्शन का मतलब क्या होता है, एक ऐसा फंक्शन जो कलेक्शन ऑफ रियल नंबर्स को आर स्टार पे ले जाए, मीन्स नॉन नेगेटिव रियल नंबर पे ले जाए, उसको बोलते हैं एक्सटेंडेड रियल वैल्यूड फंक्शन। ठीक है, आर स्टार मतलब नॉन जीरो रियल नंबर। तो आर स्टार में माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी होगा, ऐसे डिफाइन कर लो, नॉन जीरो नहीं, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी या जीरो टू इन्फिनिटी हम इसको लिख सकते हैं सिंपल सिंपल। तो इन्फिनिटी भी काउंट होगा, इसलिए क्लोज ब्रैकेट है, तो एक्सटेंडेड वर्ड यूज करा क्लोज ब्रैकेट के लिए। अब इतनी सारी कंडीशन बाउंडेशन लगा दी कि भाई फंक्शन जो है कलेक्शन ऑफ सेट से आर होना चाहिए, फंक्शन का जो एफ ई है दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, नॉन नेगेटिव होना चाहिए, एक्सटेंडेड होना चाहिए, है ना, मेजर डिफाइंड होना चाहिए, मेजर इंटरवल की लेंथ के इक्वल होना चाहिए, यूनियन का जो मेजर है वो सम के मेजर के इक्वल होना चाहिए, और ट्रांसलेशनल प्रॉपर्टी वगैरह। इतनी सारी प्रॉपर्टीज को ध्यान में रखते हुए अगर कोई सेट फंक्शन क्रिएट करा जाएगा तो उस केस में क्या होगा, वो ये इम्पॉसिबल है। कलेक्शन ऑफ सच फंक्शन सेटिस्फाइंग ऑल द एग्जिम प्रॉपर्टीज इम्पॉसिबल। और ऊपर वाली ऑब्जर्वेशन से हम बोल सकते हैं कि किसी भी सेट का मेजर डिफाइंड होता है उसके आउटर मेजर की टर्म्स में, है ना। तो अगर हमें सेट का मेजर निकालना है तो हम उसके आउटर मेजर पे बात करेंगे, है ना। और इनर जो मेजर होगा हमारे पास, मतलब आउटर मेजर के टर्म्स में, इनर मेजर के टर्म्स में हम लोग उसका मेजर निकालते हैं, सीधा मेजर निकालना पॉसिबल नहीं है। तो कैराथेरिडेरी, है ना, कैराथेरिडेरी और लीबेग, इनकी हेल्प से हम, इनकी अलग अलग डेफिनेशन है, लीबेग इंटीग्रल की अलग डेफिनेशन, और मतलब मेजर निकालने का दो तरीके होते हैं, एक तो डेफिनेशन के थ्रू जाओ और एक कैथोडरी डेफिनेशन के थ्रू जाओ, दोनों इक्विवेलेंट होती है। इसको हम जस्ट अभी प्रूफ भी करने वाले। अब हम लोग आउटर मेजर, इनर मेजर और लिबेग मेजरेबल सेट को समझेंगे, डेफिनेशन इनकी देखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये होने वाला है। तो आप यहाँ पे देखो, जो आउटर मेजर होता है किसी भी सेट ई का, जो आर का सबसेट है, इसको एम स्टार ई से दिखाते हैं। तो आउटर मेजर को एम के ऊपर लगाते हैं, स्टार ई से दिखाते हैं, और एम स्टार ई का मतलब होता है, आप पहले तो सारी इंटरवल्स की लेंथ का सम कर लो फॉर ऑल आई, और फिर उन लेंथ में से सबसे छोटी लेंथ ले लो, तो वो आउटर मेजर कहलाएगा, है ना। लेंथ का सम कर लिया और उनमें से सबसे छोटी लेंथ ले ली, इन्फीमम ले लिया, तो फिर वो मेजर आउटर मेजर कहलाएगा ई का। ई जो है वो और कुछ नहीं, जितने भी आई आपने लिए थे इन सबके यूनियन का सबसेट ही होगा ई, एंड ईच आई आई इज एन ओपन इंटरवल, है ना। जितने भी ओपन इंटरवल हमने लिए हैं उन्हीं का सबसेट है ई। तो ई एक छोटा सेट है, ये समझना है, ई शुड इज अ स्मॉलर सेट। नोट, ई जो होता है सेट, इसकी जो लेंथ होगी बेसिकली वो सारे इंटरवल की लेंथ की सम से छोटी ही होगी, क्योंकि ई एल आई 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 इसका ही सबसेट है। इसका मतलब यहां से क्या बोल सकते हैं हम लोग, कि जो मेजर ऑफ ई है वो इक्वल हो जाएगी इन्फीमम ऑफ सम ऑफ लेंथ के। देखो ऐसे तो समझेंगे ना कि क्योंकि ई जो है वो सारे एल के अंदर आ रहा है, इनके सम के अंदर आ रहा है,
तो अगर दोनों तरफ मेजर ले लिया जाए तो मेजर ऑफ ई क्या हो जाएगा, इनमें से सबसे छोटा जो हमारे पास लेंथ इंटरवल होगा उसी के इक्वल हो जाएगा, सबसे छोटे इंटरवल जो आएगा उसकी लेंथ के इक्वल हो जाएगा क्योंकि छोटा है ना ये। नेक्स्ट, आउटर मेजर किसी भी सेट का ई का ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है कि आउटर मेजर हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए हर एक ई के लिए। एम्प्टी सेट का आउटर मेजर 0 होता है। इवन अगर ई टू का सबसेट है तो मेजर ऑफ इवन सबसेट होना चाहिए मेजर ऑफ ई टू का। ये मोनोटोनिसिटी है कि जब ए बी से छोटा है तो इसके ऊपर कोई भी ऑपरेशन लगा दो वो भी छोटा रहेगा, मीन्स ई सबसेट ऑफ ई टू, तो ई1 का मेजर ई2 के मेजर से छोटा होगा। अगर किसी भी सेट का मेजर 0 आ रहा है तो वो सिंगलटन सेट ई होगा यहाँ पे, है ना। और भी कंडीशन है बट अगर ई का मेजर 0 आ रहा है तो सिंगलटन सेट हो सकता है। सिंगलटन सेट के लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है कि सिंगलटन के लिए मेजर 0 होता है। ई प्लस एक्स का मेजर ई के मेजर के इक्वल ही होगा जहाँ पे एक्स अगर कोई फिक्स रियल नंबर है तो। अब यहाँ पे आप क्या करो, नोट करो कुछ बातें। अगर ई सेट काउंटेबल है तो उसका मेजर 0 होता है, ये एक थियरम है, प्रूफ करेंगे। इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है कि अगर मेजर 0 है तो सेट का काउंटेबल होना जरूरी नहीं है। कैंटर सेट को काउंट नहीं कर सकते हैं बट फिर भी उसका मेजर 0 है, तो मेजर 0 है बट कैंटर सेट इज नॉट काउंटेबल, इसका कन्वर्स हो गया। आउटर मेजर किसी भी इंटरवल का उसकी लेंथ ही होती है, मतलब इंटरवल के लिए बहुत आसान है कि आप सीधा लेंथ निकाल लो वही आउटर मेजर बन जाएगा। तो आउटर मेजर निकालना है ए बी इंटरवल का या सेमी क्लोज्ड का तो वो बी माइनस से ही हो जाएगा। अगर हम इस सेट का निकालना चाहें आउटर मेजर एम, इस वाले का निकाल लो आउटर मेजर एम इज इक्वल टू वो सारे रियल नंबर्स आएंगे, मतलब ई सेट में वो सारे रियल नंबर्स आएंगे जब जब साइन एक्स की वैल्यू 1/2 से बड़ी होगी, है ना। तो इस केस में आपको पता है इसकी डोमेन में क्या आएंगे, π/6 से π/2 आएंगे। भाई साइन 30 होता है 1/2 तो इसका π/6 पे आएगा, और इससे बड़ी मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है तो π/6 से π/2 तक आएंगे। तो इस सेट का जो मेजर है वो π/2 में से π/6 माइनस करके मिलेगा π/3। ठीक है, तो इंटरवल का मेजर निकालना आसान है, बाद वाले में से पहला वाला माइनस। ऑल्टरनेटिव डेफिनेशन भी हमारे पास होती है आउटर मेजर की, उसको भी देखने का ट्राई करते हैं हमारे पास यहाँ पे। तो दूसरी डेफिनेशन क्या है आउटर मेजर की, कि आउटर मेजर जो होता है किसी भी ई सेट का वो होता है इन्फीमम, सबसे छोटी वैल्यू किसकी, लेंथ ऑफ जी की। वहाँ पे लेंथ ऑफ आई इंटरवल लिखा था जहाँ पे आई सबसेट था, तो लेंथ ऑफ जी का, जहाँ पे ई जो है वो जी का सबसेट होगा, ई छोटा सेट है जी का, और जी कोई भी ओपन इंटरवल या सेट है। तो किसी भी अगर ई सेट का मेजर निकालना है तो आप उन सारे ओपन इंटरवल्स का लेंथ निकाल लो और उनमें से सबसे छोटी जो वैल्यू होगी वो ई के मेजर के इक्वल होगी क्योंकि ई ए का सबसेट है। यहाँ पे जो आई आई होता है वो ओपन इंटरवल होता है, यूनियन ऑफ आई आई ये ओपन सेट जी होगा। मतलब जो हम पीछे यूनियन लिखते हैं ना, यूनियन ऑफ आई आई, एक तरीके से मतलब सारे ओपन इंटरवल, हर एक ओपन इंटरवल को हम लोग काउंटेबल यूनियन की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, तो जी कोई भी ओपन सेट है हमारे पास, इसको लिखा जा सकता है यूनियन ऑफ ओपन इंटरवल्स का। ठीक है, तो जी इज यूनियन ऑफ ओपन इंटरवल, जी इज एन ओपन सेट। तो मेजर ऑफ ई को हम ऐसे भी लिख देंगे कि इन्फीमम ऑफ लेंथ ऑफ जी। इनर मेजर क्या होता है, तो इनर मेजर का मतलब होता है ई सबसेट ऑफ आर होना चाहिए, डेफिनेटली ई छोटा ही होना चाहिए। तो इनर मेजर डिफाइन करा जाता है ई का नीचे स्टार लगा के कि लेंथ ऑफ एफ, कि जो भी हमारे पास यहाँ पे क्लोज्ड इंटरवल, इनर मेजर क्लोज इंटरवल की टर्म्स में बताया जाता है कि जितने भी क्लोज इंटरवल या सेट हैं उन सबकी लेंथ की सबसे बड़ी वैल्यू ले लो, मतलब सुप्रीमम ले लो, तो फिर वो इनर मेजर कहलाएगा। दूसरे वर्ड में ऐसे बोल सकते हो कि ई कोई भी सेट है जो ए बी में कंटेन्ड है, तो जो इनर मेजर होगा वो होगा, आप बी माइनस या तो सुप्रीमम ले लो या बोलो कि बी माइनस ए में से माइनस कर दो जो आउटर मेजर है ई कॉम्प्लीमेंट का। तो इसको हम ज़रा यूज़ करते हैं कि इनर मेजर निकालने के लिए टोटल लेंथ में से आउटर मेजर को माइनस कर देते हैं। अब हम लोग बात करते हैं थोड़ी सी, दैट इज लीबेग मेजरेबल सेट के ऊपर। कोई भी सेट ई है, इसको कैराथियोडरी मेजरेबल सेट बोला जाएगा अगर आउटर मेजर इनर मेजर इक्वल है और वो उसको हम लोग को किसी कॉमन वैल्यू मेजर ऑफ ई के इक्वल हो जाएगा। मतलब अगर हमें किसी को भी मेजरेबल दिखाना है, सेट को लीबेग मेजरेबल दिखाना है, तो आप उसका आउटर मेजर और इनर मेजर को इक्वल कर दो तो वो हो जाएगा।
ऊपर हमने जो आउटर इनर मेजर की डेफिनेशन डिफाइन करी वो तो हमारे पास लीबेक की हेल्प से करी है ना, और कैराथेरिडेरी की डेफिनेशन हमने ये लिखी, आउटर मेजर इनर मेजर इक्वल होना। ये दोनों डेफिनेशन इक्विवेलेंट होती है। अब इसको हम प्रूव करेंगे नेक्स्ट। और सेट थियरी से देखो, सेट थियरी का काफ़ी इंपॉर्टेंट रिजल्ट आपके पास है जो आपको दिखाना चाहता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ध्यान रखना कि ए जो सेट है वो एक काफ़ी बड़ा सेट होगा, ठीक है, और ई जो होगा वो ए का सबसेट ही होगा। ई जो है वो ए का सबसेट है। तो इस बड़े वाले सेट को मैं लिख सकता हूं, पहले ई का यूनियन कर लो ए के साथ, सॉरी, ई और ए का पहले आप इंटरसेक्शन ले लो, तो ई और ए का कॉमन पार्ट क्या होगा, ई हो जाएगा। और फिर जो ई कॉम्प्लीमेंट है उसका ए के साथ इंटरसेक्शन ले लो, तो फिर ये बाहर वाला रीजन मिल जाएगा। और दोनों का यूनियन कर लो, तो अंदर वाला पार्ट प्लस ये बाहर वाला पार्ट, इनका यूनियन करने में पूरा ए मिल जाएगा, बाउंड्री को छोड़ सकते हो। तो ए सेट के कैन बी रिप्रेजेंटेड एज ए इंटरसेक्शन ई, ए का ई के साथ इंटरसेक्शन, यूनियन ए का ई के कॉम्प्लीमेंट के साथ इंटरसेक्शन। तो ये पहला रिजल्ट। दूसरा, अगर मैं ए का ई के साथ इंटरसेक्शन करूं तो हमें पता है वापस से ई मिलेगा, और ए का इंटरसेक्शन करूं ई कॉम्प्लीमेंट के साथ तो भी ई कॉम्प्लीमेंट मिलेगा। ये हमारे पास दो इंपॉर्टेंट क्या हैं एक तरीके से रिजल्ट्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वही बताया रखा है मैंने कि ई ए का सबसेट है, ठीक है। तो किसी भी सेट को पहले हम ए इंटरसेक्शन ई यूनियन ए इंटरसेक्शन ई कॉम्प्लीमेंट लिख सकते हैं बाय यूजिंग सब एडिटिविटी प्रॉपर्टी ऑफ आउटर मेजर, है ना, मतलब सेट थ्योरी से तो ये आता है। और सब एडिटिविटी प्रॉपर्टी क्या होती है कि किसी भी सेट का अगर हमें मेजर निकालना है, ए का मेजर निकालना है, तो इनके मेजर के सम से हमेशा छोटा होगा। तो मेजर ऑफ ए इंटरसेक्शन ई प्लस मेजर ऑफ ए इंटरसेक्शन ई कॉम्प्लीमेंट से छोटा होगा। और अगर हमें इनको इक्वल दिखाना है तो वी जस्ट हैव टू चेक दैट मेजर ऑफ ए शुड बी ग्रेटर देन मेजर ऑफ ए इंटरसेक्शन ई प्लस मेजर ऑफ ए इंटरसेक्शन ई कॉम्प्लीमेंट। ए का मेजर इससे बड़ा दिखाना होगा तो हम ये दोनों इक्वल हो जाएंगे फिर, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आपको स्टार्ट करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को दिखाना चाहता हूँ जो हम लोगों के लिए समझना काफ़ी ज़रूरी है, जो पूरी आपके पास इसमें यूज़ होंगे, ठीक है। तो ये काफ़ी मुश्किल से निकाले हैं, इनको आप देखें। सबसे पहले बेसिक सेट आइडेंटिटी। तो बेसिक सेट आइडेंटिटी सिग्मा अलजेब्रा में यूज होती है, सिग्मा अलजेब्रा पढ़ेंगे। तो ए बाय बी का मतलब होता है, ए माइनस बी का मतलब होता है कि ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, और ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, डी मॉर्गन्स लॉ। इंटरसेक्शन का कॉम्प्लीमेंट चाहिए तो यूनियन में सेपरेट हो जाएगा। काउंटेबल वर्जन्स की फॉर्म में भी इनको ऐसे लिख सकते हैं कि अगर हमें यूनियन करना है ए एन के कॉम्प्लीमेंट का, एन 1 से इन्फिनिटी जा रहा है, तो आप ए एन के कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन कर लो एन 1 से इन्फिनिटी। इसका रिवर्स, इंटरसेक्शन का कॉम्प्लीमेंट चाहिए, होल इंटरसेक्शन का कॉम्प्लीमेंट चाहिए, तो आप यहाँ पे यूनियन कर लो उनके कॉम्प्लीमेंट्स का, तो भी बात एक आएगी। नेक्स्ट, मोनोटोन सीक्वेंस ऑफ सेट। तो अगर हम मोनोटोन सीक्वेंस ऑफ सेट की बात करें, ठीक है, सेट की सीक्वेंस लेनी है और मोनोटोनिक लेनी है, तो हमारे पास दो टाइप की बन सकती है, या तो इंक्रीजिंग या तो डिक्रीजिंग। अगर हमारी ये इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, A1 छोटा है, A2 बड़ा है, A3 और बड़ा है, इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, तो उस केस में इस an की अगर लिमिट ली जाए, अगर मैं an की लिमिट ले लूँ कि n को बढ़ाते बढ़ाते मैक्सिमम कहाँ तक जाएगा, तो इसको ऐसे भी कर सकते हो कि आप यूनियन ले लो इन सारे an का, n इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी, तो भी हमारे पास इंक्रीजिंग सीक्वेंस की लिमिट मिल जाएगी। इसका जस्ट कॉन्ट्ररी, अगर डिक्रीजिंग सीक्वेंस की लिमिट चाहिए, मीन्स A1 बड़ा है, A2 छोटा है, A3 और छोटा है, तो अगर हमें an का चाहिए लिमिट, an की लिमिट n को वेरी करते हुए, तो आप क्या करो, सारे ans का इंटरसेक्शन कर लो, an का, n की वैल्यू 1 से इन्फिनिटी आएगी। ये कॉन्टिन्यूटी ऑफ मेजर के लिए एसेंशियल है। हम कॉन्टिन्यूटी जब पढ़ेंगे मेजर की तब इसमें देखेंगे मोनोटोनिक सीक्वेंस की इंपॉर्टेंस। इसके अलावा नेक्स्ट आपके पास ये है, देखो, dm लेट m बी मेजर, m हमारे पास मेजर है, ठीक है। तो अगर an सीक्वेंस इंक्रीजिंग है, an सीक्वेंस इंक्रीज करके a पे जा रही है, तो मेजर ऑफ an भी मेजर ऑफ a पे जाएगा। an डिक्रीज करके a पे जा रही है तो मेजर ऑफ an भी a पे जाएगा। अब क्योंकि डिक्रीज कर रही है तो हो सकता है कि पहली वैल्यू हमारे पास कैसी हो, इन्फाइनाइट हो, तो एटलीस्ट एक ai तो होना चाहिए जो फाइनाइट होना चाहिए, तभी एक काम होगा, है ना, तभी वैलिड होगा। तो मेजर ऑफ an a पे जाएगा। ये इंटीग्रेशन के प्रूफ करेंगे, उसमें यूजफुल है ये, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के लिए। काउंटेबल सब एडिटिविटी क्या होती है,
ये फंडामेंटल प्रॉपर्टीज है मेजर की, जिससे हम स्टार्टिंग वाली थ्योरम्स प्रूव करते हैं। तो ये होती है कि अगर हम कोई भी सेट ले लें, फॉर एनी सेट, है ना, किसी भी सेट के लिए, तो जो यूनियन का मेजर होता है वो हमेशा छोटा होता है मेजर के सम के, है ना, सारे ए एन के मेजर के सम से छोटा होगा। मेजर ऑफ यूनियन ऑफ ए एन इज ऑलवेज लेस देन द सम ऑफ मेजर ऑफ ए एन, एन अगेन एन वन से फाइनाइट इन्फिनिटी तक जा सकता है, कोई दिक्कत। एडिटिविटी में क्या होता है कि अगर ए आईज डिसजॉइंट हैं, ये सारे ए आईज डिसजॉइंट हैं, तो यूनियन का जो मेजर होगा वो इक्वली हो जाता है ए एन के मेजर के, है ना। डिसजॉइंट में इसको इक्वल कर सकते हैं। अब डिसजॉइंट, इसका यूज मेजर की डेफिनेशंस में होगा, अभी मेजर की डेफिनेशंस को प्रूफ वगैरह करने में। नेक्स्ट काउंट, फिर आता है डिसजॉइंट डिकम्पोजिशन ट्रिक। ये थ्योरम में यूज होगा, इसलिए जरूरी है। तो जब हम सब एडिटिविटी एडिटिविटी की हेल्प से रिजल्ट कुछ प्रूफ करेंगे तो उसमें यूज करते हैं। कोई भी सीक्वेंस को डिसजॉइंट बनाया जा सकता है ना, बहुत जरूरी बात। कोई भी सीक्वेंस ले लो, इसको आप डिसजॉइंट बना सकते हो। मतलब हमारे पास एक तरीके से A1 A2 A3 ये सारी सीक्वेंस है, इसको डिसजॉइंट कैसे बनाएंगे हम, उसकी हेल्प से एक नई सीक्वेंस क्रिएट करेंगे, जहाँ पे B1 तो A1 का इक्वल ले लेंगे, B2 ले लेंगे A2 में से A1 माइनस करके, B3 ले लेंगे A3 में से उसके यूनियन को माइनस करके, A1 यूनियन A2 को माइनस करके, B4 ले लेंगे A4 में से A1 यूनियन A2 यूनियन A3 को माइनस करके, ऐसे करके। और यहाँ पे Bn जो होंगे जितने बनाएंगे, ये सारे Bn डिसजॉइंट बने होंगे अपने आप ही। और अगर Bn का यूनियन करेंगे ना हम लोग, इन सारे B का यूनियन करेंगे तो A के यूनियन के इक्वल आ जाएगा। ये जरूरी बात यहाँ पे है। लिमिट सुपीरियर को ऐसे लिख सकते हैं कि पहले तो आप सुपीरियर में पहले आप क्या करो, पहले आप यूनियन ले लो सारे ए केस का, एन का यूनियन चाहिए ना, तो आप पहले ए के का सबका यूनियन ले लो और फिर इंटरसेक्शन वेरी कर दो। जो यूनियन लोगे वो किसी फाइनाइट टर्म्स के बाद तक इन्फिनिटी पे जाएगा। लिमिट सुपीरियर के लिए एक फाइनाइट टर्म तक कुछ भी हो सकता है, उसके बाद आप इन्फिनिटी पे जा सकते हो। तो उन सबका जो यूनियन होगा, फिर बाद में उसका इंटरसेक्शन n1 से इन्फिनिटी तक ले लो, तो इसको हम लोग लिमिट सुपीरियर बोलते हैं। तो लिमिट सुपीरियर के लिए ध्यान रखना है कि अंदर यूनियन आता है, अंदर यूनियन आता है, और लिमिट इन्फिनिटी के लिए अंदर इंटरसेक्शन आता है, और जो अंदर आएगा वो n से इन्फिनिटी तक वेरी करेगा। ऐसे अगर ए बी का सबसेट है तो ए का मेजर बी के मेजर से छोटा होगा। अगेन ये तो मोनोटोनिसिटी है। लिमिट सुपीरियर का मतलब होता है सेट में इनफाइनाइट बार कोई पॉइंट अगर आ रहा है तो फिर वो लिमिट सुपीरियर कहलाएगा, उसका इनफाइनाइट बार आएगा, इनफाइनाइट पे जाके भी आएगा। इन्फी में मतलब होगा जो हर सेट में बिलोंग करेगा, इवेंचुअली हर सेट में वो आ जाएगा, तो लिमिट इन्फीरियर हो जाता है। सो विद दैट सेट अब हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने चैप्टर्स की थ्योरम को स्टार्ट कर सकते हैं। तो हमारा बेसिक इंट्रोडक्शन हुआ। अब हम लोग देखते हैं कि हमने जो लीबेक की डेफिनेशन पढ़ी और जो हमने कैरा थियरी डेफिनेशन पढ़ी, दोनों इक्विवेलेंट होती हैं, तो इसको प्रूफ करना है। तो मान लेते हैं कि ई हमारा लीबेक मेजरेबल है। अगर लीबेक मेजरेबल हमारा कोई सेट है तो किसी भी ए सेट का मेजर को हम लिख सकते हैं, जहाँ पे ए टेस्ट सेट है। देखो यहाँ पे अगेन मैंने आपको बता रहा हूँ, इसका यूज होगा। मैंने अभी बताया भी था कि ए हमारा बड़ा सेट है और ई उसका ही कोई सेट है। तो अगर हमें ए का मेजर लेना है तो ए इंटरसेक्शन ई का मेजर प्लस ए इंटरसेक्शन ई कॉम्प्लीमेंट के मेजर के इक्वल हो जाएगा। ये डेफिनेशन हमारे पास हो गई। तो अगर कोई फंक्शन हमारा लीबेक मेजरेबल है तो फिर मेजर जो होगा ए का, वो मेजर ऑफ ए इंटरसेक्शन ई और ए इंटरसेक्शन ई कॉम्प्लीमेंट की हेल्प से निकाला जाएगा। ध्यान रखना कि ए तो यहाँ पे सिर्फ टेस्ट सेट की तरह काम करता है, हमें एक्चुअल में ई का मेजर निकालना होता है, तो ई के मेजर के लिए डेफिनेशन ये लगती है। अब हम प्रूव करेंगे कि एम स्टार ई जो है, मतलब जो इनर मेजर है वो आउटर मेजर के इक्वल है। मान लेते हैं कि ई हमारा किसी इंटरवल का सबसेट होगा, क्योंकि हर सेट किसी इंटरवल का ही सबसेट होता है ए बी का। तो आपको पता है कि हम लोग बी माइनस ए अगर करें, है ना, टोटल में से लेंथ में माइनस करें, बी माइनस ए निकालें, तो वो ई का और ई कॉम्प्लीमेंट के मेजर के इक्वल होगा। तो यहाँ पे आउटर मेजर होगा ई का, बी माइनस ए माइनस मेजर ऑफ ई कॉम्प्लीमेंट। ठीक, अब यहाँ पे मेजर ऑफ ई कॉम्प्लीमेंट मतलब बी माइनस ए माइनस मेजर ऑफ ई कॉम्प्लीमेंट कितना होगा, इनर मेजर हो जाएगा ई कॉम्प्लीमेंट का। तो आउटर मेजर और इनर मेजर यहाँ पे क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो कैरा थ्योरी डेफिनेशन तो यही होती है कि आउटर और इनर इक्वल हो जाने चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे हमने किसका यूज करा, इस प्रॉपर्टी का यूज करा कि टोटल अगर हम आउटर मेजर को ऐड करते हैं ई और ई कॉम्प्लीमेंट के, तो हमें बी माइनस ए के इक्वल वो चीज मिलेगी। ठीक, तो इसको पहले हम लोग ध्यान रखेंगे। अब नेक्स्ट देखो, सपोज ई हमारा कैरी थ्योरी मेजरेबल है, मतलब आउटर मेजर इनर मेजर इक्वल है, इसको मैं कैरेट बोलूंगा आपसे। ठीक है, तो कैरेट के अकॉर्डिंग
आउटर मेजर इनर मेजर इक्वल है, तो हम प्रूव करेंगे जो आउटर मेजर है वो होगा इनर मेजर ए इंटरसेक्शन ई कॉम्प्लीमेंट प्लस मेजर ऑफ ए इंटरसेक्शन ई कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ये हम इसको प्रूव करेंगे। इक्वल क्यों प्रूव करना है, देखो मैंने बताया था कि इन जनरल तो ये छोटा ही होता है मेजर लेने पे, बट अगर इक्वल भी हो जाए तो हमारे पास एक डेफिनेशन वैलिड हो जाएगी। तो इसको प्रूव कैसे करा जाएगा, देखो सपोज मैंने यहाँ तक बता दिया था आपको कि कैरेथेरिडेरी है, आउटर मेजर इनर मेजर इक्वल। प्रूफ करना है कि एम स्टार ए मतलब आउटर मेजर ऑफ ए, आउटर मेजर ऑफ ए इंटरसेक्शन ई के इक्वल होगा प्लस आउटर मेजर ऑफ ए इंटरसेक्शन ई कॉम्प्लीमेंट इसके इक्वल हो। ए हमने एक सेट इंटरवल ले लिया, ई ए का ही सबसेट है, तो जो ई का जो मेजर होगा इनर मेजर वो बी माइनस ए माइनस मेजर ऑफ ई कॉम्प्लीमेंट होगा। ठीक है, अब अगर हम इसका यूज़ करें सेकंड के अंदर है ना, सेकंड में इसका यूज़ करें तो आउटर मेजर एज इट इज रखा, जो एम स्टार ई है जो इनर मेजर है, इनर मेजर को रिप्लेस कर दे बी माइनस सी माइनस आउटर मेजर ऑफ ई कॉम्प्लीमेंट। तो आउटर मेजर ऑफ ए ई यहाँ पे है बी माइनस ए माइनस आउटर मेजर ऑफ ई कॉम्प्लीमेंट। अब बी माइनस ए हमारे पास है क्या एक्चुअल में, तो बड़ा वाला सेट जो ए था उसी का ही मेजर है बी माइनस ए, तो एम स्टार ए लिख दिया आउटर मेजर ऑफ ए माइनस आउटर मेजर ऑफ ई कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो आउटर मेजर ऑफ ए हमारे पास यहाँ से निकालेंगे तो उसको लेफ्ट में दिया हो तो ऐड में आ जाएगा, तो ए का आउटर मेजर आ जाएगा ई प्लस ई कॉम्प्लीमेंट के आउटर मेजर के इक्वल। और थ्योरी के अकॉर्डिंग ई ए का सबसेट है तो ए इंटरसेक्शन ई तो ई हो जाएगा, तो जहाँ पे ई है इसको ए इंटरसेक्शन ई से रिप्लेस कर सकते हैं और ई कॉम्प्लीमेंट होगा उसको ए इंटरसेक्शन ई कॉम्प्लीमेंट से रिप्लेस कर सकते हैं। जैसे ही दोनों को यहाँ रिप्लेस करोगे तो आउटर मेजर ऑफ ए इज इक्वल टू आउटर मेजर ऑफ ए इंटरसेक्शन ई कॉम्प्लीमेंट प्लस ए इंटरसेक्शन ई कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा इसके। तो ऐसे हम इसको प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, एक तो ये डेफिनेशन हमारे पास हो गई, ये लिबिक डेफिनेशन हो गई। अब दो छोटे छोटे रिजल्ट उनको भी प्रूव कर लेते हैं। पहला रिजल्ट ये है कि ई कोई भी मेजरेबल सेट है तो उसका कॉम्प्लीमेंट भी मेजरेबल होगा। कैसे, ई मेजरेबल है तो कोई भी टेस्ट सेट ए ले लो, तो ए एम स्टार ए इज इक्वल टू एम स्टार ए इंटरसेक्शन ई प्लस एम स्टार ए इंटरसेक्शन ई कॉम्प्लीमेंट। तो एम स्टार ए इंटरसेक्शन ई कॉम्प्लीमेंट जो होगा इसको पहले लिख दिया, एम स्टार ए इंटरसेक्शन ई को बाद में लिख दिया, बात तो एक ही है। अब आउटर मेजर ऑफ ए इंटरसेक्शन ई कॉम्प्लीमेंट और जो बाद वाला ई है इसको लिख देंगे ई कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट जस्ट मैच कराने के लिए। तो एम स्टार ए जो है वो एम स्टार ए इंटरसेक्शन ई कॉम्प्लीमेंट प्लस एम स्टार ए इंटरसेक्शन ए ई कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, मतलब ये अपने आप में एक सेट बन गया। तो इस सेट भी हमारे पास क्या हो जाएगा, मेजरेबल हो जाएगा। इसका मतलब ई कॉम्प्लीमेंट भी मेजरेबल हो गया। सेकंड, एम्प्टी सेट और रियल नंबर का सेट दोनों मेजरेबल होते हैं। कैसे प्रूफ करना है कि पहले हमें पता है कि कोई भी सेट ई मेजरेबल है, ई सेट के है मेजरेबल, तो ए उस केस में जो डेफिनेशन है लिबिक डेफिनेशन एम आउटर मेजर ऑफ ए इज इक्वल टू आउटर मेजर ऑफ कॉम्प्लीमेंट प्लस आउटर मेजर ऑफ ई के साथ। तो किसी भी सेट ए के लिए अगर हम ई को एम्प्टी मान लें, मतलब पहले दो कंडीशन बन सकती है ना, या तो हमारा जो ई सेट है जिसकी चेक कर रहे हैं हम लोग ये एम्प्टी है, पहला एम्प्टी का दिखाना है। अगर ई एम्प्टी है तो इनका इंटरसेक्शन भी ए के साथ इंटरसेक्शन भी एम्प्टी, कॉम्प्लीमेंट ए बन जाएगा, तो ए इंटरसेक्शन ई कॉम्प्लीमेंट और ए का मेजर जीरो, आउटर मेजर ऑफ ए इंटरसेक्शन ई प्लस आउटर मेजर ऑफ ए इंटरसेक्शन ई कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा जीरो प्लस आउटर मेजर ऑफ ए। इसका मतलब यहाँ पर डेफिनेटली आउटर मेजर ए का इन दोनों के इक्वल आ गया, तो ई हमारे पास यहाँ पे क्या हो गया, मेजरेबल हो गया। अब हमें पता है कि अगर ई मेजरेबल हो गया मतलब एम्प्टी सेट मेजरेबल हो गया तो हर सेट का कॉम्प्लीमेंट भी मेजरेबल होता है, तो फाइव का कॉम्प्लीमेंट आर हो जाता है, तो यहाँ से आर भी क्या हो जाएगा, मेजरेबल। तो ये दो पार्ट हमने प्रूफ करे। अब हम करते हैं नेक्स्ट दो थ्योरम्स। तो ये थ्योरम कुछ इस प्रकार की है कि वैसे तो हमें पता है कि अगर किसी सेट का मेजरेबल होना है तो आउटर इनर मेजर दोनों को इक्वल होना पड़ेगा, बट अगर हमारे पास सिर्फ आउटर मेजर जीरो हो गया तो भी हमारे पास ई जो है वो मेजरेबल हो जाएगा। मतलब ई का अगर आउटर मेजर जीरो है तो भी हमारे पास ई जो है वो मेजरेबल हो जाएगा। और हम बोल सकते हैं कि हर सबसेट, उसके बाद हमें ये भी प्रूफ करना है कि हर सबसेट ई का वो भी मेजरेबल होगा। कैसे प्रूफ करना है इसको देखो। सबसे पहले हमने ई ले लिया एक सेट जिसका आउटर मेजर जीरो है। अब हम दिखाएंगे क्या कि ये सेट मेजरेबल है ई। इसके लिए हमने कोई भी टेस्ट सेट लिया ए, तो ए इंटरसेक्शन ई सबसेट हो जाएगा ई के, देखो डायग्राम पे वापस से ए इंटरसेक्शन ई, तो ये ई बन जाएगा, तो ए का तो सबसेट होगा ही होगा। ठीक है, साथ ही साथ अगर मैं ए का इंटरसेक्शन ई कॉम्प्लीमेंट के साथ करूँ तो ई कॉम्प्लीमेंट आएगा विच इज अगेन सबसेट ऑफ ए। तो ये डायग्राम ध्यान रहना चाहिए आपको। तो मोनोटोनिसिटी ऑफ आउटर मेजर क्या बोलती है, मोनोटोनिसिटी बोलती है कि अगर ए इंटरसेक्शन ई से छोटा है तो इनका आउटर मेजर भी इस कंडीशन को फुलफिल करेगा, वैसे इनका आउटर मेजर भी इस कंडीशन को फुलफिल करेगा।
अब हमने इन दोनों को ऐड कर दिया, इनइक्वालिटी को ऐड करने से यहाँ पे ये दोनों चीज़ें सम हो गई और ये दोनों चीज़ें सम हो गई। अब हमें ई का आउटर मेजर 0 गिवन है, तो हम लोग यहाँ पे एम स्टार ई की जगह पे आउटर मेजर ऑफ ई 0 कर देंगे। तो आउटर मेजर ऑफ ए इंटरसेक्शन ई प्लस आउटर मेजर ऑफ ए इंटरसेक्शन ई कॉम्प्लीमेंट इज ऑलवेज लेस देन आउटर मेजर ऑफ ए। बट हमें पता है कि आउटर मेजर ऑफ ए जो होगा यहाँ से, इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि वो ग्रेटर होगा इन दोनों से। भाई इसको आगे पीछे करके लिखा है जस्ट। तो अगर आउटर मेजर ए का इन दोनों से बड़ा है, तो आउटर मेजर ए का वैसे से छोटा तो ऑलरेडी होता ही होता है, हमें ऑलरेडी पता है। भाई आउटर मेजर ऑफ ए, यहाँ से देखो ना, आउटर मेजर ऑफ ए इज ऑलवेज लेस देन आउटर मेजर ऑफ ए इंटरसेक्शन ई प्लस आउटर मेजर ऑफ ए इंटरसेक्शन ई कॉम्प्लीमेंट। और यहाँ से हमने प्रूफ कर दिया कि वो ग्रेटर भी है, इसका मतलब दोनों इक्वल हो गए, तो देन ई हमारे पास मेजरेबल हो गया। सेकेंड पार्ट हम क्या बोलते हैं इसका, सेकेंड पार्ट में मान के चलते हैं हम लोग, सेकेंड पार्ट मतलब इसका आगे बोला था कि हर सबसेट को मेजरेबल दिखाना है। मान लेते हैं बी कोई भी सबसेट है ई का, बी का सबसेट है, तो इसका आउटर मेजर को, इसका ई का आउटर मेजर 0 है, तो बी का भी 0 को ही दिखाना पड़ेगा। कोई बड़ी बात नहीं है, हमें पता है कि भाई मोनोटोनिसिटी क्या बोलती है कि बी ई का सबसेट है, तो बी का मेजर ई के मेजर से छोटा होगा, बट ई का मेजर तो 0 है, तो बी का मेजर भी लेस देन 0 हो जाएगा क्योंकि लेस देन का साइन है। बट हमें पता है कि नॉन नेगेटिविटी मेजर की क्या बोलती है कि आउटर मेजर ऑफ बी ऑलवेज पॉजिटिव होता है, तो आउटर मेजर ऑफ बी पॉजिटिव है, तो यहाँ से मिलेगा आउटर मेजर ऑफ बी 0 हो जाएगा। ये नेगेटिव बोल रहा है, ये पॉजिटिव बोल रहा है, कंबाइन करके 0 हो जाएगा। तो बी एक सेट है जो 0 आउटर मेजर का है, तो बी भी मेजरेबल। नेक्स्ट, अब हम दिखाएंगे कि दो मेजरेबल सेट का यूनियन भी मेजरेबल होता है। देखो कैसे प्रूव करना है। अगर E1 E2 दो मेजरेबल सेट है, तो अगेन हम टेस्ट सेट ए लेके आएंगे। यहाँ पे हमारे पास ई और ए है ना हमारे पास, तो हम दो टेस्ट सेट लेके आएंगे। तो इसको देखो ऐसे समझ सकते हो कि हमारे पास E1 E2 दो सेट है, तो हम लोग एक लेके आए टेस्ट सेट ए, तो E1 यहाँ पे आएगा, तो ए इंटरसेक्शन E1 कॉम्प्लीमेंट ये वाला हिस्सा होगा, इसको बी नाम करने वाले हैं अब आगे हम। सिमिलरली अगर हम E1 E2 दो लाए हैं, तो डेफिनेटली ए के अंदर ही होंगे दोनों के दोनों, हो सकता है कुछ कॉमन भी हो, तो यहाँ से हम इसका भी हेल्प लेने वाले हैं। देखो कैसे, E1 E2 दो मेजरेबल सेट है, ए कोई भी टेस्ट सेट है, तो E1 की अगर मेजरेबिलिटी चेक करनी है, तो हमें क्या दिखाना है, हमें क्या पता चलेगा कि आउटर मेजर ऑफ ए इज इक्वल टू आउटर मेजर ऑफ ए इंटरसेक्शन E1 प्लस आउटर मेजर ऑफ ए इंटरसेक्शन E1 कॉम्प्लीमेंट। E1 मेजरेबल है ना, तो डेफिनेशन लगा दी। वैसे ही E2 मेजरेबल है ना, तो उसके लिए हमने टेस्ट सेट क्या ले लिया, यहाँ पे बी ले लिया, तो बी इंटरसेक्शन E2 प्लस बी इंटरसेक्शन E2 कॉम्प्लीमेंट फॉर एनी टेस्ट सेट बी। अब देखो जो मैंने बी यहाँ पे लिया था, आपको याद आ रहा होगा मैंने बी किसको लिया था, इस आउटर वाले पार्ट को, इंटरसेक्शन वाले मतलब जो कॉम्प्लीमेंट वाला पार्ट है उसको लिया था, ए इंटरसेक्शन E1 कॉम्प्लीमेंट को, इसको बी माना। तो यहाँ पे मैंने बी को किससे रिप्लेस कर दिया, देख लो चाहे तो, हमने बी को किससे रिप्लेस कर दिया, ए इंटरसेक्शन E1 कॉम्प्लीमेंट से, मतलब इस वाले पोर्शन से। तो जहाँ जहाँ बी लिखा है उसको हम लोग रिप्लेस करके इस प्रकार से लिख सकते हैं, E1 कॉम्प्लीमेंट E1 कॉम्प्लीमेंट E2 को। अब यहाँ पे देखो ये लेफ्ट हैंड साइड सेम, राइट हैंड साइड में ये फर्स्ट वाला पार्ट सेम, और जहाँ E1 कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन E2 कॉम्प्लीमेंट लिखा है, तो मैंने बताया था इसको ए यूनियन बी के होल कॉम्प्लीमेंट लिख सकते हैं बाय यूजिंग डी मॉर्गन्स लॉ। अब सेट थ्योरी क्या बोलती है, देखो अब सेट थ्योरी का जो रिजल्ट है वो कई बार समझ में नहीं आता, तो उसके लिए ये वाला डायग्राम है। देखो अगर हमें ए इंटरसेक्शन E1 यूनियन E2 निकालना है, ए इंटरसेक्शन E1 यूनियन E2 निकालना है, तो कैसे निकाला जाएगा, तो देखो ए इंटरसेक्शन E1 यूनियन E2, ये वाला जो शेडेड पोर्शन है ये बताएगा इसको। E1 का E2 के साथ यूनियन कर लिया और ए के साथ इंटरसेक्शन लिया, तो ये जो दोनों का शेडेड पोर्शन है वो आ जाएगा। ये होगा किसके इक्वल, कि आप ए का E1 के साथ इंटरसेक्शन ले लो, ए का E1 के साथ इंटरसेक्शन कितना बनेगा, ये वाला पोर्शन ही बनेगा पूरा पूरा, और उसका यूनियन कर दो ए का इंटरसेक्शन E1 कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन E2 से, तो ए का इंटरसेक्शन E1 कॉम्प्लीमेंट के साथ होगा, मतलब ये पूरे के साथ होगा, और साथ में E2 के साथ भी करना है, तो E2 के अंदर हमें वो पोर्शन चाहिए, मतलब वो पोर्शन जो ए में भी हो, E1 कॉम्प्लीमेंट में भी हो, E2 में भी हो। तो जो ए में हो मतलब बाहर वाला पूरा एरिया, वो कह रहा है E1 के कॉम्प्लीमेंट में हो मतलब E1 को छोड़ के, और कह रहा है E2 के अंदर भी हो, तो E2 के अंदर वो एरिया लेना है जो E1 में नहीं है और ए में भी है, तो ये एरिया आएगा। तो इन दोनों का अगर यूनियन कर दे हम लोग, तो हमारे पास पूरा का पूरा ए इंटरसेक्शन E1 यूनियन E2 मिल जाएगा। डायग्राम से वेरीफाई करके देखो। अच्छा, अब सब एडिटिविटी क्या होती है आउटर मेजर की, कि ए इंटरसेक्शन E1 यूनियन E2 का जो मेजर होता है वो हमेशा छोटा होगा इनके इंडिविजुअल मेजर के सम से। दैट मीन्स अगर हमें यहाँ पे, अगर हम इस फोर्थ वाले का अगर हम यहाँ पे थर्ड में यूज़ करना चाहें, तो हमें क्या मिलेगा, देखो तो
अगर हम लोग यहाँ पे फोर्थ को थर्ड में यूज़ करें तो सीधा सीधा हमें क्या मिला यहाँ से, outer measure of A greater than outer measure of A intersection even in E2 प्लस outer measure of A intersection even in E2 का होल कॉम्प्लीमेंट, है ना। कुछ नहीं करना है यहाँ पे, इन दोनों का कॉम्प्लीमेंट इससे तो बड़ा ही हो जाएगा आउटर मेजर की इस वाली प्रॉपर्टी से। अब यहाँ से आउटर मेजर ऑफ ए बन जाएगा आउटर मेजर ऑफ ए इंटरसेक्शन ई प्लस आउटर मेजर ऑफ ई कॉम्प्लीमेंट, जहाँ पे ई क्या है एक्चुअल में इन दोनों का यूनियन, और इन दोनों का यूनियन को हमने ई नाम कर रखा है, जो दिखा रहा है कि ई वन यूनियन ई टू भी क्या हो जाएगा, ई के इक्वल आ जाएगा, जो कि मेजरेबल हो गया। एक्चुअल में हमने ई वन यूनियन ई टू को हमने क्या दिखा दिया, मेजरेबल दिखा दिया यूजिंग द प्रॉपर्टी 4 को हमने जब थर्ड में यूज़ करा। एक चीज़ तो ये हमारे पास हो। अब नेक्स्ट थ्योरम है कि अगर ई वन ई टू मेजरेबल है तो इनका इंटरसेक्शन भी मेजरेबल होगा। कैसे? अगर ई वन और ई टू दोनों मेजरेबल सेट हैं तो थ्योरम से इनका कॉम्प्लीमेंट भी मेजरेबल होना चाहिए, और कॉम्प्लीमेंट का यूनियन भी मेजरेबल हो जाएगा फिर उस केस में, क्योंकि यूनियन जो होता है मेजरेबल का मेजरेबल होता है, तो इनका यूनियन करेंगे वो भी मेजरेबल, फिर इसको डिमॉर्गन्स लॉ से इंटरसेक्शन की फॉर्म में लिख देंगे तो मेजरेबल, और थ्योरम पता है कि कॉम्प्लीमेंट मेजरेबल है तो सेट भी मेजरेबल होगा, तो इसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो वापस से ई वन इंटरसेक्शन ई टू आ जाएगा, दैट इज ऑल्सो मेजरेबल। सिमेट्रिक डिफरेंस ले दो मेजरेबल सेट का, वो भी मेजरेबल होगा, क्योंकि दो सेट का डिफरेंस मेजरेबल क्यों होता है, क्योंकि अगर ई वन ई टू मेजरेबल है तो उनका डिफरेंस भी मेजरेबल होगा, ई टू माइनस ई वन ही मेजरेबल होगा, और दो मेजरेबल का यूनियन भी मेजरेबल होगा, तो वहाँ से ये चीज़ हो गई प्रूफ। नेक्स्ट देखो, अगर ई वन ई टू दो मेजरेबल सेट हैं तो ई वन का मेजर और ई टू का मेजर, उसमें से अगर इंटरसेक्शन के मेजर को माइनस करें तो यूनियन के मेजर के इक्वल आएगा। तो ये एक्चुअल में वही नंबर ऑफ एलिमेंट्स वाली प्रॉपर्टी है ना। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इंटरसेक्शन बी। इसको प्रूफ करने का भी वैसी मेथड होगा। ई वन ई टू हमारे पास दो मेजरेबल सेट है, मेजरेबल है तो इनका यूनियन भी मेजरेबल होगा। ई वन की मेजरेबिलिटी के लिए टेस्ट सेट ए ले लेंगे तो इस कंडीशन को फुलफिल करेगा, है ना। और इन जनरल हम मान लेते हैं कि भाई हमारे पास ए सेट है, उसको फिक्स कर देते हैं कि वो ई वन यूनियन ई टू के इक्वल है। ए सेट है, इन दोनों के यूनियन से मिलेगा हमें, ठीक है। मतलब ऐसा कुछ होगा, एक हिस्सा ई वन होगा, एक हिस्सा ई टू होगा, और ये पूरा ए हो जाएगा। तो ए जो है वो इन दोनों के यूनियन से मिलेगा हमें, ठीक है। और भी तरीके बनाने के हम हो सकता है इनको ओवरलैप करते हुए दिखा दे, बट मैंने जस्ट सिंपलिसिटी के लिए ये बना दिया। तो ए को हमने मान लिया, तो ए की जगह पे ई वन यूनियन ई टू रिप्लेस कर देंगे, इधर भी इधर भी। अब ई वन यूनियन ई टू का मेजर चाहिए तो ई वन का मेजर अलग, मतलब यहाँ पे अब देखो अगर आप, तो यहाँ पे क्या लिखा है, मेजर ऑफ ई वन यूनियन ई टू इंटरसेक्शन ई वन, मेजर ऑफ ई वन यूनियन ई टू इंटरसेक्शन ई वन कॉम्प्लीमेंट। तो हो जाएगा आउटर मेजर ऑफ ई वन प्लस आउटर मेजर ऑफ ई वन यूनियन ई टू इंटरसेक्शन ई वन कॉम्प्लीमेंट। मतलब इसमें तो कुछ करा नहीं, बट ई वन यूनियन ई टू तो हमारे पास पूरा पूरा ए के इक्वल ही है ना, और ए का ई वन के साथ इंटरसेक्शन लेंगे तो क्या मिलेगा, ई वन ही मिलेगा, तो वहाँ से ये आया। अब हम लोग एम स्टार मतलब आउटर मेजर ऑफ ई वन इंटरसेक्शन ई टू दोनों तरफ ऐड कर रहे हैं, तो ऐड करने से ये टर्म यहाँ पे आ जाएगी दोनों तरफ, और ई वन आउटर मेजर ऑफ ई वन इंटरसेक्शन ई टू प्लस आउटर मेजर ऑफ ई वन यूनियन ई टू इंटरसेक्शन ई वन कॉम्प्लीमेंट, ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये समझो। हमें पता है कि भाई देखो ना, एक्चुअल में जो भी हमारे पास ये सेट आएगा ना, यहाँ पे जो भी सेट आएगा ये हमारे पास आउटर मेजर ई टू का बनने वाला है। बस आप इस पार्ट को देखो और इस पार्ट को देखो, इस पार्ट को, तो ये यूनियन वाला टर्म सेम है, इंटरसेक्शन वाला टर्म सेम है, आउटर मेजर ऑफ ई वन वाली टर्म सेम है, और ये पूरी टर्म किसमें बनने वाले, ई टू के आउटर मेजर में। तो जो भी यहाँ पे लिखा आएगा आपके पास, इसको आप डायरेक्टली क्या बोल देना कि भाई ये अंदर जो लिखा है ये वाली टर्म ये ई टू के इक्वल ही आएगी, तो वही लिखा है ई वन इंटरसेक्शन ई टू, ये रहा ई वन यूनियन ई टू प्लस ई वन कॉम्प्लीमेंट, इनका यूनियन करेंगे तो ई टू के इक्वल आएगा, और ये दोनों डिसजॉइंट भी होंगे, चेक कर लो, इन दोनों का इंटरसेक्शन डिसजॉइंट भी होगा, तो आउटर मेजर ई टू का इक्वल हो जाएगा इन दोनों के सम के आउटर मेजर के एडिटिविटी प्रॉपर्टी से। तो जैसे ये लिख दिया तो यूनियन प्लस इंटरसेक्शन ई वन और ई टू इन दोनों के मेजर में सेपरेट हो जाएगा, यहाँ देखो ये सेपरेट हो गया, और ई वन यूनियन ई टू मेजरेबल है, इंटरसेक्शन भी मेजरेबल होगा, ई वन ई टू भी मेजरेबल है, तो इनका जो मेजर होगा इसके मेजर के इक्वल होगा। भाई सारे मेजरेबल अगर हमारे पास हैं तो इनके मेजर हमारे पास इक्वल ही होंगे एक तरीके से। तो ई वन यूनियन ई टू का मेजर प्लस ई वन इंटरसेक्शन ई टू का, ऐसे लिख देते हैं ना, ये सब डिफाइंड हो पाएंगे हमारे पास टर्म्स ना।
अगर ये मेजरेबल है तो इनका जो मेजर होगा वो सब इसके इक्वल हो जाएगा। डिजायर्ड रिजल्ट हमारा आ गया। नेक्स्ट थ्योरम देखो, अगर E1 और E2 दो मेजरेबल सेट हैं, जहाँ पे जो E2 है वो E1 का सबसेट है और जो छोटा वाला सेट है उसका मेजर फाइनाइट भी है, तो अगर हम E1 में से E2 माइनस करें, बड़े में से छोटे सेट के मेजर को माइनस करें, मतलब सेट माइनस करके मेजर निकालें, तो उनके मेजर को डिस्ट्रीब्यूट हम कर सकते हैं। कैसे प्रूव करना है? सपोज E1 E2 हमारे पास मेजरेबल है, गिवन है, और सबसेट भी गिवन है और इनका फाइनाइट मेजर भी है। अगर E1 माइनस E2 का मतलब क्या होता है? E1 इंटरसेक्शन E2 कॉम्प्लीमेंट, ये तो मतलब होता है E1 माइनस E2 का। अब अगर हमें E1 माइनस E2 का मेजर चाहिए तो हमें मेजर चाहिए E1 इंटरसेक्शन E2 कॉम्प्लीमेंट का। एक तरीके से बात वही है। अब दो मेजरेबल सेट का जो इंटरसेक्शन होता है वो तो लिखा है, ये E1 भी मेजरेबल है, E2 भी मेजरेबल है, E2 कॉम्प्लीमेंट भी मेजरेबल होगा, तो इनका इंटरसेक्शन भी मेजरेबल हो जाएगा। तो अगर मेजरेबल है तो आउटर मेजर इनर मेजर के इक्वल होगा। और सेट थ्योरी से हम बोल सकते हैं कि किसी भी सेट को लिखा जा सकता है, E1 को लिखा जा सकता है कि E1 का कॉमन पार्ट E2 कॉम्प्लीमेंट के अंदर यूनियन E2, तो ये हमारे पास E1 के इक्वल हो जाएगा सेट थ्योरी से ना। सिमिलरली E1 माइनस E2 और E2 का इंटरसेक्शन फाई है। इसका बेनिफिट ये है कि डिसजॉइंट में टूट गए तो मेजर सेपरेट हो सकता है। तो मेजर ऑफ E1 माइनस E2 प्लस मेजर ऑफ E1 E2 के इक्वल हो जाएगा यहाँ से। अब क्योंकि E1 और E2 दोनों मेजरेबल हैं तो E2 को इधर लिया है मैं लेफ्ट हैंड साइड में, इज इक्वल टू आउटर मेजर ऑफ E1 माइनस E2। ये सारे मेजरेबल थे, मेजरेबल अगर E1 तो इनका इसका आउटर मेजर इक्वल, तो मेजर ऑफ E1 माइनस मेजर ऑफ E2 इज इक्वल टू मेजर ऑफ E1 माइनस E2। वहाँ से हमने लिख दिया इसको, वो तो ऑलरेडी ऊपर ही प्रूव हो गया था ना हमारे पास। भाई अगर इनर आउटर मेजर बराबर ही है हमारे पास तो चाहे मैं इनर लिखूँ चाहे आउटर लिखूँ चाहे कॉमन लिखूँ तो बात तो एक आएगी। E1 का आउटर मेजर कॉमन E1 के मेजर के इक्वल, E2 का आउटर मेजर E2 के मेजर के इक्वल, और इसका आउटर मेजर इसके इक्वल। तो हम आउटर मेजर को दिखा दिया हमने, इनर मेजर के लिए भी सेम चीज़ होल्ड करेगी। अब यहाँ पे हमने जो फाइनाइट लिया था इसका बेनिफिट क्या है? तो अगर सिग्निफिकेंस हम बात करें कि E2 के फाइनाइट होने का बेनिफिट क्या मिला, कि E2 का मेजर अगर फाइनाइट था और क्योंकि E2 E1 का सबसेट था तो मोनोटोनिसिटी से E1 का मेजर E2 के मेजर से बड़ा होगा। अगर E1 E2 फाइनाइट ना होता तो E2 का मेजर हमारे पास इन्फाइनाइट होता सपोज, तो फिर E1 का मेजर भी इन्फाइनाइट ही होता, और इन्फाइनाइट माइनस इन्फाइनाइट तो इनडिटर्मिनेट फॉर्म बन जाती, तो E1 माइनस E2 का कोई सिग्निफिकेंस ही नहीं होता, ये मीनिंगलेस हो जाता। इस वजह से एक का फाइनाइट होना ज़रूरी है, वो भी छोटे वाले का। ठीक है, नेक्स्ट अब इसी का हम लोग एक बड़ा फॉर्म देख लेते हैं। बड़ा फॉर्म ये है कि अगर E1 E2 E3 सारे मेजरेबल हैं तो इनके सम का जो मेजर होगा, मतलब मेजर निकाल के हम उनका सम करेंगे, वो इक्वल होगा मेजर ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 माइनस मेजर ऑफ E1 इंटरसेक्शन E3 माइनस मेजर ऑफ E2 इंटरसेक्शन E3 प्लस मेजर ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 इंटरसेक्शन E3 इज इक्वल टू मेजर ऑफ E1 यूनियन E2 यूनियन E3। सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स वाली प्रॉपर्टी है। इसको भी ऐसे ही करेंगे बट डायग्राम की इंपॉर्टेंस पड़ेगी यहाँ पे, क्योंकि सारे मेजरेबल है E1 E2 E3 तो इनका यूनियन इंटरसेक्शन भी मेजरेबल होगा। ये सब डिफाइंड हो सकते हैं, इस वजह से यहाँ पे सारी टर्म्स आ रही है। अगर हमें ए यूनियन बी का मेजर निकालना होता है तो मेजर ऑफ ए प्लस मेजर ऑफ बी माइनस मेजर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी करते हैं। हमने पीछे से पीछे वाले थ्योरम में प्रूफ करा है। अब हम यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे, बी को रिप्लेस कर दो, ए को रिप्लेस कर दो। हमारे पास देखो यहाँ पे लिखा है ना ए यूनियन बी की तो प्रॉपर्टी ये होती है, तो ए की जगह रख दो E1 यूनियन E2 और बी की जगह रख दो E3। तो ए की जगह रख देंगे E1 यूनियन E2, बी की जगह रखेंगे E3, ए की जगह E1 यूनियन E2, बी की जगह E3। अब यूनियन को हम कैसे सेपरेट करेंगे? मेजर ऑफ E1 यूनियन E2 हमें चाहिए। अच्छा ये चीज़ पता है कि E1 यूनियन E2 का मेजर इनके सम के इक्वल है। अब देखो यूनियन ऑफ E1 यूनियन E2 यूनियन E3 एक साथ बन जाएगा। E1 यूनियन E2 का मेजर क्या हो जाएगा? E1 का मेजर प्लस E2 का मेजर माइनस इंटरसेक्शन का मेजर। यहाँ पे भी हम देखें, यहाँ पे इंटरसेक्शन वाला पार्ट है वो तो एज इट इज रहा, E3 का मेजर ये रहा। सेट थ्योरी से E1 यूनियन E2 यूनियन इंटरसेक्शन E3 हो जाएगा E1 इंटरसेक्शन E3 E2 इंटरसेक्शन E3। इस हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हो गया। तो इसका मेजर निकालेंगे तो इन दोनों के मेजर के हो ऐसा आएगा। ठीक है, मेजर ऑफ E1 इंटरसेक्शन E3 अलग, मेजर ऑफ इसका इंटरसेक्शन अलग, और इन दोनों का हमारे पास इंटरसेक्शन वाला पार्ट अलग। तो ये टर्म एज इट इज, ये टर्म एज इट इज, यहाँ पे इंटरसेक्शन सबके साथ है तो ये कॉमन इंटरसेक्शन बन गया। अब ये जो हमने प्रॉपर्टी यूज़ करी इसको हम लोग थर्ड में ऊपर वाले में यूज़ कर लेते हैं। कहाँ पे? E1 यूनियन E2 इंटरसेक्शन E3 की जगह पर,
है ना। इस जगह पे हम लोग इस जगह पे ये सारी वैल्यूज डाल देते हैं, ये 3 वैल्यूज, तो यहाँ पे 3 टर्म्स आएंगी। तो इवन इन E2 एज इट इज़, इवन E2 एज इट इज़, E3 एज इट इज़, इंटरसेक्शन वाला टर्म एज इट इज़, और इसकी जगह पे 3 टर्म्स आएंगी। ये 3 टर्म्स आ गई जो यहाँ लिखी हैं, और यहाँ हमारे पास रिजल्ट प्रूव हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट हम यहाँ पे नेक्स्ट हमारा है देख लो, EN हमारे पास कोई भी काउंटेबल कलेक्शन है सेट का। अगर E1 हमारे पास कोई भी काउंटेबल कलेक्शन है सेट का, तो आउटर मेजर ऑफ यूनियन इज ऑलवेज लेस देन आउटर मेजर ऑफ EN। मतलब क्या है कि अगर हम यूनियन का मेजर निकालना चाहते हैं तो हमेशा छोटा होगा या बराबर होगा उनके मेजर्स के सम के। फॉर ऑल n लिखा है, मतलब इन्फिनिटी तक ही जाएगा फॉर श्योर, ये n तक भी जा सकता है ना, फाइनाइट के लिए भी हो सकता है। अब देखो गिवन थ्योरम क्या है, ये जो थ्योरम हमें गिवन है ट्रिवियली तो ट्रू हो जाएगी। मतलब अगर हमारे पास आउटर मेजर अल्फा है फॉर सम n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, मतलब किसी En का अगर आउटर मेजर अल्फा मिल गया हमको, मतलब फाइनाइट हो गया, तो ट्रू हो ही जाएगी। ठीक है, मतलब किसी अल्फा के लिए, सिंगलटन के लिए तो हो ही जाएगा हमारे पास ये ट्रू। बट अगर वो बोल रहा है कि सपोज मान लेते हैं कि En में से किसी का आउटर मेजर फाइनाइट है हर एक n के लिए, मतलब अगर हर एक n के लिए ऐसा ट्रू हो जाए, सम n के लिए, तो अगर किसी भी एक n के लिए हो गया तो ये थ्योरम ट्रू मानी जाएगी। बट अगर ये हमारे पास हर n के लिए आउटर मेजर उनका फाइनाइट हो गया, तो उस केस में हम कैसे डेफिनेशन लगा सकते हैं आउटर मेजर की। तो आउटर मेजर की डेफिनेशन ये भी थी कि एक ऐसा ओपन इंटरवल मिलेगा INI कि जो हमारे पास EN की बात हो रही है वो कंटेंट हो जाएगा इसके यूनियन में। भाई जो भी हमारे पास मेजरेबल सेट होता है ना, वो कंटेन हो जाता है यूनियन ऑफ इंटरवल्स के अंदर, जहाँ पे यहाँ पे IN क्या होंगे, IN ये काउंटेबल यूनियन है इंटरवल्स का। तो INI जो है, I यहाँ पे नेचुरल नंबर है, तो काउंटेबल यूनियन की बात हो रही है इंटरवल्स की। तो ये एक ओपन कवर की तरह बिहेव करेगा EN का, क्योंकि कंटेंट है तो ये ओपन कवर की तरह काम करेगा, क्योंकि ओपन इंटरवल का यूनियन है। तो अगर हम लेंथ की बात करें कि INI की लेंथ जो होती है वो हमेशा छोटी हो सकती है EN की लेंथ के। देखो वैसे तो दोनों की लेंथ बराबर होती है क्योंकि सेट मेजरेबल है ना। तो आउटर मेजर जो हमारे पास होगा, क्योंकि EN कलेक्शन है काउंटेबल सेट का, है ना, तो काउंटेबल सेट का कलेक्शन है, तो जो सम होगा लेंथ ऑफ इंटरवल्स का काउंटेबल, वो हमेशा छोटी होगी EN के आउटर मेजर से। और अगर इसमें ε/2 की रेज़ टू द पावर n बना दिया तब ये चीज़ होल्ड करेगी। वैसे तो इक्वल ही होती है, बट ये हमारे पास ε/2 की पावर n ऐड करने से ये बड़ी हो जाएगी। अब ये टर्म क्यों ली, अब जब मैं दोनों तरफ समेशन लूँगा तो फिर ये टर्म हमारे पास एप्सिलॉन बन जाएगी। देखना कैसे। तो अब जब मैंने यहाँ पे यूनियन ले लिया, यूनियन ऑफ EN, ठीक है, वो हमेशा सबसेट होता है यूनियन ऑफ, अच्छा सबसेट कर लो आप इसका, यूनियन ऑफ इंटरवल्स का अगेन यूनियन कर दिया, n पे वेरी करा दिया। मतलब EN सबसेट है यूनियन ऑफ IN का, यहाँ से वाली कंडीशन, दोनों तरफ यूनियन ले लो, ओवर n कर लिया। आउटर मेजर हमारे पास यूनियन ऑफ EN का हमेशा छोटा हो जाएगा, यहाँ पे इसका जो आउटर मेजर है दोनों तरफ लिया, तो इसका जो आउटर मेजर है यूनियन ऑफ EN का ओवर n, वो हो जाएगा। ये दोनों जो यूनियन है ये समीशन में कन्वर्ट हो जाएंगे, और समीशन में कन्वर्ट होने के बाद ये छोटा हो जाएगा, लेस देन का साइन। वैसे तो इन जनरल इक्वल होता है, बट ये छोटा हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू समेशन ऑफ n समेशन ऑफ I, और जो यूनियन I है ये लेंथ ऑफ इंटरवल में कन्वर्ट हो जाएगा सब एडिटिविटी प्रॉपर्टी से। अब ये समेशन ऑफ लेंथ ऑफ इंटरवल्स, ये वाला पार्ट किसके इक्वल हो जाएगा, ये हमेशा इससे छोटा है, तो इसकी जगह पे हम लोग ये सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, आउटर मेजर ऑफ EN प्लस ε/2 रेज़ टू द पावर n। अब समेशन n है, आउटर मेजर ऑफ EN प्लस समेशन प्लस एप्सिलॉन बाहर आएगा, आउटर मेजर ऑफ 1/2 रेज़ टू द पावर n। एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 है, आर्बिट्ररी है, तो इसको हम लोग टेंड्स टू 0 ले लेते हैं, बहुत छोटी क्वांटिटी है। अगर बहुत छोटी क्वांटिटी है हमारे पास तो ये टर्म पूरी 0 हो जाएगी, डेफिनेटली 0 हो जाएगी। तो इसका जो आउटर मेजर है, यूनियन का जो आउटर मेजर होगा वो हमेशा छोटा हो जाएगा समीशन के मेजर के। यहाँ से ये आ गया, तो बताओ ऐसे करना है। तो यहाँ पे देखो 2 स्टेप है, पहला तो आपको ये यहाँ तक लाना कि सम ऑफ लेंथ ऑफ इंटरवल मेजर ऑफ EN प्लस ε/2 रेज़ टू द पावर n से छोटा होता है, और फिर इसी चीज़ का यूज़ करते हुए कि EN इज अ सबसेट ऑफ
यूनियन ऑफ आई एन, दोनों तरफ हम लोग अगेन यूनियन ले लेंगे, काउंटेबल यूनियन, ठीक है, तो हमारे पास ये चीज़ होल्ड कर जाएगी। नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं इसमें। ई हमारे पास काउंटेबल है, तो इसका जो मेजर होगा वो जीरो होगा, काउंटेबल का मेजर जीरो होता है। अब ये प्रूफ इंपॉर्टेंट है। अगर ई सेट काउंटेबल है तो किसी नेचुरल नंबर के साथ वो सिमिलर हो जाएगा, 1 1 1 2 कॉरेस्पॉन्डेंस दिखाएगा। तो अगर हम कोई भी ए आई ले लें ई सेट से, तो किसी भी एप्सिलॉन पॉजिटिव के लिए एक ऐसा ओपन इंटरवल मिलेगा कि ये जो ए आई है वो उसमें बिलोंग करेगा, और लेंथ ऑफ इंटरवल जितनी चाहे उतनी छोटी हम कर सकते हैं, इट कैन बी मेड एज स्मॉल एज वी प्लीज। तो लेंथ ऑफ आई आई इंटरवल इज लेस देन समेशन अपॉन 2⁻आई। तो काउंटेबल सेट में हमने क्या करा, पहले काउंटेबल सेट लिया जो एन के सिमिलर है, डेफिनेटली काउंटेबल सेट तो एन के सिमिलर होगा। तो हर एक ए आई जो है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एक ओपन इंटरवल मिलेगा कि ए आई उस आई आई में कंटेन होगा। साथ ही साथ जो लेंथ ऑफ आई आई इंटरवल है उसको जितना चाहे उतना छोटा कर सकते हैं, इट कैन बी मेड एज स्मॉल एज वी प्लीज, एप्सिलॉन बाय 2⁻आई से वो छोटा हो गया। तो ई जो हमारे पास है सेट वो हमेशा स्मॉल होगा यूनियन ऑफ आई आई से, है ना। ई सेट जो है वो यूनियन ऑफ इंटरवल से हमेशा छोटा होगा। तो जो मेजर होगा ई का वो मेजर ऑफ वो समीशन ऑफ लेंथ ऑफ आई आई इंटरवल बन जाएगा, ठीक है। अभी कैसे होगा देखो, डेफिनेटली अगर ई यूनियन से छोटा है तो इसका जो मेजर होगा वो इनके लेंथ जो होगा इंटरवल का उनकी समीशन से छोटा होगा, सब एडिटिविटी एंड मेजर ऑफ इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी से। तो ई का मेजर छोटा हो जाएगा लेंथ ऑफ आई आई से, और लेंथ ऑफ आई किससे छोटा है, एप्सिलॉन बाय 2⁻आई से। रिप्लेस कर दिया, ऐसे लिख दिया, एप्सिलॉन बाहर निकाल लिया, समेशन आई, और यहाँ पे आ गया 1/2 लिख दिया, और पी को वेरी करा लेंगे हम लोग, है ना। तो डेफिनेटली आपको पता है ये पूरी क्वांटिटी, तो भाई इसका जो सम होता है इन्फिनिटी पे जाके 1/2 का डेफिनेटली 1 आता है। तो आउटर मेजर है जो ई है वो एप्सिलॉन आ जाएगा। एप्सिलॉन पॉजिटिव है, स्मॉल है, टेंड्स टू 0 ले लेते हैं, तो आउटर मेजर 0 हो जाएगा, ठीक है। लेस देन 0 होगा और ग्रेटर देन 0 तो होता ही है पॉजिटिविटी प्रॉपर्टी की वजह से, तो आउटर मेजर 0 हो जाएगा। तो किसी थ्योरम से हम बोल सकते हैं कि सेट ऑफ जिसका 0 आउटर मेजर है वो मेजरेबल हो जाएगा। तो बहुत आसान है, मतलब हम आउटर मेजर अगर मेजरेबल दिखाना है काउंटेबल वाले का, तो सिंपल आप क्या करोगे, आप यहाँ पे एक इंटरवल कंसीडर करना जिसमें वो एलिमेंट उसमें आएगा, और इंटरवल की लेंथ जो है एप्सिलॉन बाय 2⁻आई से छोटी होगी। फिर दोनों तरफ आप यहाँ पे ई की मेजरेबिलिटी का मतलब वो यूज़ करना कि ई मेजरेबल है, काउंटेबल है तो मेजरेबल होगा, और वहाँ से इसको प्रूव कर सकते हो। इसका एक रिजल्ट है कि अगर इंटरवल हम लोग ले लें, नेचुरल नंबर, रैशनल, ये सारे काउंटेबल होते हैं ना होल नंबर्स, तो इनका मेजर 0 होता है। एक इंटरवल ले लें 0 से 1, ये अनकाउंटेबल होगा, ठीक है, ये अनकाउंटेबल है। आप कैसे प्रूव करें अनकाउंटेबल है, बोलोगे काउंट तो कर ही नहीं सकते, इसके अंदर इन्फिनिट एलिमेंट्स है, ऐसे नहीं बोलना। देखो ई 0 1 सेट है, इसमें वो सारे रियल नंबर आएंगे जो 0 1 के बीच में होंगे, इंटरवल है ये, तो हमारे पास ये मेजरेबल तो है बट अनकाउंटेबल है। तो ये पूरा का पूरा हमारे पास क्या होगा, वो सारे रियल नंबर जो 0 1 के बीच में आ रहे हैं, ये एक नॉन एम्प्टी सबसेट है आर का, इट इज़ अ नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ आर। एज्यूम कर लेते हैं कि काउंटेबल है, अगर काउंटेबल होगा तो इसका मेजर 0 होना चाहिए, बट इसका मेजर तो 1 - 1 आ रहा है, तो क्योंकि इसका मेजर 1 आ रहा है 0 नहीं आ रहा, तो इसकी वजह से काउंटेबल नहीं हो सकता। भाई काउंटेबल है तो मेजर 0 होगा, अगर मेजर 0 नहीं आ रहा है इसका मतलब वो काउंटेबल नहीं है, तो इसका मेजर 0 नहीं है तो ये काउंटेबल नहीं, ठीक है। वहाँ से भी हम इसको प्रूफ कर सकते हैं।